अरेंजमेंट फ्लावर में होता है हम वैसा ही ड्रॉ करते हैं। आपको तो ऑलरेडी ड्रॉ करा, जैसा ड्रॉ है ऑलरेडी वैसा ही आपको याद रखना है। लेकिन एक्चुअली ये फ्लावर दे दिया जाता है और उसका डायग्राम हमें खुद ही बनाना होता है। तो अभी तो हम बना बनाया देख रहे हैं। अब मस्टर्ड में कैलिक्स का नंबर 4 है, और कैलिक्स का जो मतलब सेपल का नंबर 4 आएगा कैलिक्स में, और जो उसका अरेंजमेंट है वो जैसे आपने पढ़ा था कि नॉन ओवरलैपिंग मार्जिन के हिसाब से बने होते हैं। ये इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये वर्ल बाहर वाली होती अगर मस्टर्ड की, एक ये भी है। तो दो तो बाहर है, ये 4 आप मान लीजिए लाइक दिस। ये एक डायग्राम की समझने में है कि यहाँ पे एक ये डायगनल आएगा, ये दूसरा डायगनल है। ठीक है। तो अब इसमें पहला क्या है, पहला यहाँ आएगा ये ऐसे, ये पहला है कैलिक्स। इसका मतलब क्या है, ये मदर एक्सिस के सामने आएगा। ऐसे जो दूसरा है वो यहाँ आएगा। तो ये दो कैलिक्स हो गए। अब दो इससे अंदर है, लेकिन अंदर है लेकिन वो जुड़े हुए नहीं है। तो जैसा हमने कहा कि यहाँ पे गैमोसेपलस वाली कंडीशन नहीं है, आपको फ्री रखना है। फ्री रखोगे तो पॉलीसेपलस आएगा। और चारों एक साथ नहीं है, अगर मैं दो यहाँ बना दूं तो चारों एक लाइन में हो जाएंगे, बट एक लाइन में एक्चुअली है नहीं, दो अंदर है और दो बाहर है। देन दे लुक लाइक दिस। आप चाहो तो इसको एनसीईआरटी में देख सकते हो। आपको याद रखना है कि बस ये कैसे बनाना है। तो अब ये अगर ये दोनों मैंने इसके बराबर बनाए होते तो ये चार एक जैसे हो जाते, लेकिन अब हो क्या रहा है, दो अंदर है और दो बाहर है। आप इसको घुमा भी नहीं सकते किसी भी एंगल पे कि ये वाले की जो पोजीशन है वो पोस्टीरियर होनी चाहिए और ये एंटीरियर, और ये दोनों साइड में अंदर आएंगे। ऐसा भी नहीं कि इन दोनों को बाहर बना दो और इन दोनों को अंदर कर दो, वो नहीं कर सकते। जैसा है एग्जैक्टली वैसा ही बनेगा, इसमें जरा सा भी आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, कैलिक्स हो गए। कैलिक्स में जो सेपल का नंबर है वो 4 हो गया। ठीक है। 4 में दो बाहर है दो अंदर है, मतलब 2+2 लिखा जाएगा। सीधे सीधे 4 नहीं लिखा जाएगा, बिकॉज एक लाइन में अगर 4 होते, जैसा आपने वेलवेट एस्टिवेशन के टाइम पे 5 बनाए थे कैलोट्रोपस के लिए, तो एक लाइन में 5 थे तो इसलिए 5 लिख सकते हैं। एक लाइन में 4 होते तो 4 लिखते। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो अलग है दो अलग है, तो आपको 2+2 लिखना पड़ेगा। और हमने पहले ही लिखा था कि जब हम ब्रैकेट बनाएंगे तो फ्यूजन आएगा, ब्रैकेट नहीं बनाएंगे तो फ्यूजन नहीं आएगा। तो अगर इस फॉर्मूले को लिखेंगे आप इसको साइड बाय साइड, तो ये कैसा हो गया, मान लीजिए इसमें कैलिक्स अगर आप लिखें तो के, कैलिक्स को आपने के से डिनोट किया था। अब इसको लिखा जाएगा 2+2। 2+2 का मतलब ये 4 है टोटल, दो बाहर दो अंदर और जुड़े हुए भी नहीं है। अगर जुड़े हुए होते तो उसको ब्रैकेट में बंद करते, है ना। कैलिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं के से। फिर आपने लिखा था यहाँ पे एन इज द नंबर ऑफ सेपल। सेपल का नंबर कितना है, 4, लेकिन दो दो की फॉर्म में है, पेयर की फॉर्म में है। दो बाहर है दो अंदर है। जो पहला वाला है वो पोस्टीरियर एंड पे है, दूसरा वाला है वो साइड में जाएगा, लेटरल एक्सिस पे जाएगा। तो ये 2+2 लिखा जाएगा, है ना। अब इसके बाद सर करोला आएगा। बोलो। सर, एक बार ऊपर कर दीजिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सर मैं बड़ी मुश्किल से कनेक्ट हुई है इस डिवाइस से। तो देखो ना, अब अभी मैं आपको बना रहा हूँ कि इसको बनाना कैसे है। आपको बनाना कैसे मतलब इसको याद रखना है कि होता क्या है ये। सर ऊपर कर दीजिए। ऊपर तो कर दिया मैंने, ऊपर ही करना है नीचे करना है, कैसे करना है, दिख रहा है वो- आपको। नहीं नहीं, ऊपर कर दीजिए, ऊपर। नीचे की साइड पुल करिए। ये यस सर, और ऊपर। बस सर। ठीक है। तो ये चार चीजें हो गई। अब इसके, बोलो। सर ये चार क्या है? ये चार सेपल हैं बेटा, कैलिक्स में चार सेपल होते हैं मस्टर्ड में। तो चार बनाने हैं, दो बाहर हैं दो अंदर हैं। तो आपको दो अलग बनाने हैं दो अलग बनाने हैं, कोई किसी से जुड़ा नहीं होता तो सब अलग अलग रखने हैं। अगर जुड़ा होता तो इनको यहाँ ऐसे लाइन बना के जोड़ दिया जाता, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं आप। लेकिन जोड़ते नहीं है, इसको ऐसे ही रखते हैं। सर हाँ बेटा। सर ये ओवरलैप नहीं हो रहे। ओवरलैप कहाँ हो रहे हैं, ये रिंग अलग अलग है।
ओवरलैप में तो आपने ये पढ़ा था कि एक अंदर होगा एक बाहर होगा और एक रिंग में आएंगे। ये रिंग इसी तो डॉटेड लाइन पहले बनाई है, ये डॉटेड लाइन यहाँ से खाली है, ये यहाँ से खाली है, तो ये अंदर वाली लाइन आएगी जहाँ पे ये नहीं आ रहे। तो ये दो अलग अलग लाइन है, टू तो प्लस टू मतलब लिखेंगे अपन इसे। अलग अलग रिंग्स पे बनी हुई है तो उसे ओवरलैप नहीं देंगे फिर। हाँ ओके सर। ठीक है, तो ये कैलिक्स का नंबर हो गया, मैंने 2+2 लिख दिया। अब इसके बाद क्या आएगा, कोरोला। सर कोरोला में जो मतलब जो हमने एक्टिवेशन पढ़ी थी वो सिर्फ एक ही रिंग के ऊपर जो थे पेटल्स या सेपल्स उसके लिए थी वो। हाँ, वो अगर एक होंगी या चार होंगी या दो होंगी उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको बस एक रिंग में एक वर्ल में लिखा था ना, इन रिस्पेक्टिव वर्ल। तो जब आप वर्ल बनाएंगे मतलब एक रिंग बनाएंगे तो उसमें ओवरलैप नहीं होना चाहिए, तो वेलवेट। अगर उसमें सब एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो ट्विस्टेड। अगर कोई पर्टिकुलर मैनर नहीं है ओवरलैपिंग का तो इम्ब्रिकेट। और फिर वैक्सिलरी का तो फिक्स है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, एक बड़ा फिर दो छोटे फिर दो सबसे छोटे, पोस्टीरियर टू एंटीरियर। सर ये ये आप डॉटेड सर समझ तो गए। लाइन इसमें क्या है? सिर्फ एक रिंग कंसिडर करें हम तो इसमें ये कौन सी दो है, एक्टिवेशन आएगी ऐसे, इसमें तो ये कुछ दो मतलब। ये दो रिंग है एक्चुअली, एक है ही नहीं ना। एक नहीं कंसिडर कर सकते, ये दो रिंग है। ये दो रिंग है, एक इसके अंदर यहाँ से कंप्लीट और होगी सर एक। फिर दोनों को कंसिडर करके तो हम कोई एक्टिवेशन बता नहीं सकते फिर, मतलब क्यों, ऐसे स्पेसिफिकली दोनों क्या। दोनों वेलवेट हो गए ना। वेलवेट का मतलब था नॉन ओवरलैपिंग, नंबर कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ेगा। ओके सर। है ना, ये वेलवेट ही है। वेलवेट इसलिए है क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग नहीं हो रही। वो दो दिख रहे हैं आपको, वहां पांच बने थे, कहीं पे चार बने होंगे, उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए तो वो वेलवेट कहलाएगा। सर ये के सर ठीक टू है, प्लस ओके टू सर। क्या लिखा है? कि बेटा पीछे की क्लास तो ये आपको याद करनी पड़ेगी ना, मैंने आपको उसी दिन बोला था। आपको मैंने ये सब लिख के दिखाई दे रहा है सिंबल। कैलिक्स को के से डिनोट करते हैं, के में एन लिखोगे नीचे नंबर ऑफ सेपल आएगा। अगर ये ब्रैकेट बनाओगे तो ये फ्यूजन हो जाएगा गैमोसेपलस, नहीं बनाओगे तो फ्री हो जाएंगे। अब मैंने के लिख दिया, के नीचे नंबर चार है तो चार लिखना था, लेकिन दो बाहर है दो अंदर है तो 2+2 लिख दिया। ब्रैकेट नहीं बनाया तो इसका मतलब गैमो वाली कंडीशन नहीं है, पॉली वाली कंडीशन है। अब कैलिक्स के बाद करोला आएगा, वो भी ऐसे ही लिखा जाएगा कुछ भी। फिर एंड्रीशियम आएगा, सारे टर्म्स में से कोई एक चीज आएगी। फिर गाइनीशियम आएगा, उन टर्म्स में से कुछ एक आएगा। इवन मैंने आगे का लिखा नहीं है, आगे का जो आप लिखोगे ब्रैक्ट है या नहीं है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है और उसकी सिमेट्री क्या है, तो वो तीन चीजें आगे भी हैं, बट अभी मैं इसके अकॉर्डिंग इसको लिख रहा हूँ या इसके अकॉर्डिंग इसे बना रहा हूँ, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। सर ये वैलिड कंडीशन है ना? क्या चीज है? सर ये वेलवेट कंडीशन है ना? हाँ, वेलवेट एस्टिमेशन है ये। ओके सर। सर सर तो इसमें मतलब इस कैलिक्स की दो रिंग्स हैं पर वर्ल तो एक ही कंसिडर होगा ना, मतलब पूरा कैलिक्स का जो होता है। हाँ, कैलिक्स का दो वर्ल होगा, बट ये टू रिंग मतलब कैलिक्स पूरा वर्ल एक ही माना जाता है, बट उसकी रिंग्स टू बन रही हैं। ऐसे आगे और भी बनेंगे, कई बार आएगा ये दो वाला सिचुएशन, 3+3 आएगा, अभी लिलियसी फैमिली में होता है। सर तो मतलब उसमें वर्ल हम एक ही कंसिडर करेंगे या दो करेंगे? ये एक्चुअली वर्ल को अगर आप ऐसे ले रहे हो कि कैलिक्स जो है वो एक आउटर मोस्ट वर्ल है, तो इसका मतलब वो एक तरीके के लोगों का ग्रुप हो गया, एक तरीके की चीज का ग्रुप हो गया। अब वो ग्रुप में कितनी सब्सिक्वेंट रिंग्स बनाएंगे वो वेरिएबल है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, चार भी हो सकती है। तो जैसे यहाँ पे इसको वर्ल बोलोगे तो कैलिक्स अपने आप में एक ही वर्ल कहलाता है। लेकिन कैलिक्स अरेंज कैसे है, इन दी फॉर्म ऑफ टू रिंग्स। एक आउटर रिंग है जिसमें दो है, और आउटर रिंग में जो दो है वो पोस्टीरियर और एंटीरियर एंड पे बनेंगे। और एक इनर रिंग है जिसमें जो दो है वो ऐसे बनेंगे लेटरल साइड पे। ये नहीं कि आप इनर वाले भी यहाँ दो बना दो, गलत हो जाएगा। बाहर वाले अगर आपने घुमा दिए ऐसे कर दिए 45 डिग्री पे तो भी गलत हो जाएगा। अगर आपने बिल्कुल 90 पे कर दिया तब भी गलत। ये जैसे बना है वो एग्जैक्टली वैसे ही रहेगा। और सर अगर ये हम जो अंदर वाले साइड के लेटरल वाले हैं इनको अगर हम उन पोस्टीरियर और एंटीरियर वाले के एंड से शुरू करें इनकी स्टार्टिंग नहीं, तो नहीं कर तब सकते ठीक वो रहेगा? ये जो लाइन बनी है सेंटर में, जो डॉट है मदर एक्सिस, इसके रिस्पेक्ट में ही होगा। तो जैसा फ्लावर में होता है वैसा बनाया जाता है। तो हमारे शुरू शुरू करने से नहीं होगा। फ्लावर में जहां पे मदर एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो चीज बनेगी वैसी ही बनानी पड़ेगी आपको। तो ये एक्चुअली होती ही ऐसी है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा ओके एग्जाम में सर, अगर वो टीचर ने थोड़ा कायदे से। ओवरलैपिंग जैसा लग रहा था इसलिए पूछा। नहीं, कोई कोई इशू नहीं ठीक है। है। बट एग्जाम में ध्यान रखिएगा, अगर टीचर ने कायदे से कॉपी चेक की और जरा सा भी गलत हुआ तो वो काट देगा। बोर्ड एग्जाम में तो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में 4 डायग्राम दिए हुए हैं,
और 4 फार्मूले दिए हैं। फार्मूला तो चलो याद करना, याद हो जाएगा, लेकिन डायग्राम ड्रॉ करते समय ध्यान रखना है कि अगर जरा सी मिस्टेक हुई और टीचर ने कायदे से चेक किया क्वेश्चन, तो वो 0 कर देगा उसे काट के। बिकॉज इसमें ये नहीं हो सकता कि, क्योंकि हर चीज तो प्रिसाइज है, हर एंगल फिक्स है। जैसे मैंने इसको डिवाइड कर दिया 8 में, 45 45 45 45, ये सारी चीजें फिक्स हैं। अब ये मदर एक्सिस के 0 पे है, तो ये मदर एक्सिस के 180 पे है, ये मदर एक्सिस के परपेंडिकुलर आ रहे हैं दोनों साइड में, है ना। कैलिक्स शुरू यहाँ से हुआ, खत्म यहाँ पे हुआ, तो पेटल की बॉडी जो है वो बिल्कुल यहाँ पे आएगी। तो इसलिए ये मदर एक्सिस के ऊपर आ गया, ये मदर एक्सिस के ऊपर आ गया, बट ये पोस्टीरियर एंड पे है, तो ये एंटीरियर एंड पे है। और बाकी के 2 साइड में आएंगे। ये नहीं कि उनको भी आप यहीं बना दो, बाकी के 2 साइड में आएंगे, साइड में भी अंदर की तरफ आएंगे, क्योंकि अंदर वाले 2 हैं और ये बाहर वाले 2 हैं। अगर आपने इनको बाहर कर दिया, इनको अंदर कर दिया, तो भी गलत हो जाएगा, बिकॉज फिर बाहर वाला आ जाएगा मदर एक्सिस के परपेंडिकुलर, जो गलत है। बाहर वाला मदर एक्सिस के पैरेलल आना चाहिए और अंदर वाले मदर एक्सिस के परपेंडिकुलर आने चाहिए। तो जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है वैसा ही होता है, और वही बनाना भी होता है। तो सर हमें भी डॉट बनाने हैं बनाने से पहले? नहीं, ये डॉट तो बनाना पड़ेगा मदर एक्सिस आपको, बाकी तो ये आप अपनी याद कर लोगे प्रैक्टिस करके, तो जैसे चाहे वैसे बना लो। सर ऐसे बनाने से गलत तो नहीं होगा ना, मतलब ये बना दिया नहीं आपने? नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं हो। तो आप डॉट जो आपने बनाए वो तो आप पेंसिल से बनाइए, रब कर दीजिए बाद में अगर आपको लग रहा है। भाई ये चीज बोर्ड में इंपॉर्टेंट हो गई मेरे लिए, तो अगर मैं मेडिकल के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मुझे तो सिर्फ आपको एक बना के दिखाना है, आपको पहचानना है कि ये वाला मस्टर्ड का है, ये वाला पी का है, ये वाला लिली का है, ये वाला सोलेनम का है। सिर्फ पहचानना ही तो है। एक मेडिकल क्वेश्चन में तो 4 ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शंस में से एक चूज करना है। लेकिन बोर्ड में तो सीधे सीधे बनाने को आ जाएगा ना कि आप लिलियेसी फैमिली के कैरेक्टर्स लिखिए, फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला बनाइए। तो आपको बनाना आएगा ना, बनाना आना चाहिए, या जो बना हुआ है उसको दिमाग में इतना छाप लो कि बस कॉपी पे जाके आपको बना के दिखा देना है बस। क्योंकि सर हमें अभी किसी जो को, है लिलियेसी का है। क्या बेटा? अभी जो ये है डायग्राम वो लिलियेसी का है। नहीं नहीं, ये तो मस्टर्ड का है, लिलियेसी का भी अभी आगे आएगा। अभी तो आप मस्टर्ड का बना रहे हो केवल, ये मस्टर्ड के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है आपको। ठीक है, आगे बनाऊं? सर बोलो। सर जो अंदर वाले 2 सर्कल्स हैं उनका साइज छोटा है ना बाहर वालों से? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरी ड्राइंग उतनी थोड़ा बन सकती है प्रिसाइज। आप, मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था ना, एनसीईआरटी सब लोग अपने सामने रख लो। और नहीं तो आपको मैंने बोला भी था कि जैसे भी आप नोट्स अरेंज कर सको वो भी आपको सामने रखने हैं। अब नहीं रखे आपने हैं तो अलग बात है, सर मतलब नहीं तो इक्वल है? एनसीईआरटी तो सबके पास होगी ना। यस सर। तो सब लोग एनसीईआरटी खोल के रख लो, टॉपिक निकाल लो, और ऐसे, क्योंकि आपको मेरे बनाने में जो लगे कि ये सर मोटा है, ये पतला है ना, तो वो सब चीजें तो मैं हाथ से बना रहा हूँ, एनसीईआरटी में छपा हुआ है, तो आप एनसीईआरटी वाला अपने दिमाग में बसा लीजिए। और एनसीईआरटी में जैसे बने होते हैं वैसे ही बनेंगे, मतलब कैलिक्स और करोला दोनों को बनाने का तरीका भी अलग होता है। मैं बनाऊंगा तो शायद एक लाइन खींच दूंगा, लेकिन एक्चुअली वो दोनों अलग अलग होते हैं, तो पता भी चलता है देखने से कि ये वाला कैलिक्स है और ये वाला करोला है। जैसे उसको बुक में इन्होंने लाइन से ऐसे करके दिखाया हुआ है, पतली पतली लाइन से इसको फिल कर दिया है। इट लुक्स लाइक दिस। ऐसे करके दिया है सारा। ये ये हो गया कैलिक्स का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद कोरोला आएगा। कोरोला में 4 पेटल होते हैं, है ना, और चारों फ्री हैं, तो के नीचे 4 आएगा, और ब्रैकेट नहीं बनाएंगे, इसका मतलब ये फ्री हो गए। और चारों एक ही रिंग में है, तो हमने अलग अलग करके भी नहीं लिखा 2+2 या 3+1 या 1+3, ऐसा कुछ नहीं है, चारों एक साथ आएंगे। तो आपको अंदर एक रिंग सी बनानी है जिसमें 4 आने। बट अगर आप ये इमेजिन करें कि वो 4 आएंगे कैसे, तो वो वेरिएबल है। लाइक मैं यहां बनाने वाला हूं, यहाँ वो कैसे बनेंगे वो फिक्स है कि जो भी चारों आएंगे वो, उनकी जो बॉडी आएगी, जो मेन होगा, वो मदर एक्सिस पे नहीं आएगा, वो मदर एक्सिस के पर 45 डिग्री पे जाएगा। ये जैसे एक है, ये दूसरा है,
जुड़े हुए नहीं है ये, ठीक है। ये तीसरा, ये चौथा, ये जहां पे मोटा होता है ना वहां बॉडी आती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये नहीं कि आप इसको 45 पे घुमा दो तो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पहुंच जाएगा तो गलत हो जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। ये एक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, कोई ओवरलैप नहीं कर रहा, कोई फ्यूजन नहीं है। ओवरलैप नहीं कर रहा तो ये भी एस्टिवेशन कैसा होगा, वेलवेट। और फ्यूजन नहीं है तो हमने ब्रैकेट भी नहीं बनाया। 4 पेटल्स हैं कोरोला में और 4 फ्री हैं। फ्री है तो मैंने फ्री होने के हिसाब से बना दिए, है ना, कहीं कोई ज्वाइनिंग नहीं की। ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आना चाहिए एंड्रूशियम। एंड्रूशियम में आपको मैंने, अब आपको सब कुछ याद होना चाहिए आइडियली कि एंड्रूशियम में कौन सी स्टेज आपको पढ़ाई थी मैंने, बताओ। ब्रेसिकेसी या मस्टर्ड में आपने एंड्रूशियम के लिए कोई पर्टिकुलर टर्म पढ़ा था? एंड्रूशियम या स्टेमेन में आपको ब्रेसिकेसी के लिए या मस्टर्ड लिखा होगा, कोई पर्टिकुलर टर्म पढ़ाया था? कोई कंडीशन जिसमें टेट्राडाइनमस। हाँ, जिसमें 2 बाहर होते हैं छोटे और अंदर 4 होते हैं बड़े, यानी कि टोटल 6 स्टेमेन आएंगे और 6 में 2 बाहर है और 4 छोटे हैं। अब इसका मतलब ये 2 बाहर है छोटे और 4 अंदर है बड़े। अब ये भी नहीं कि 6 आप कैसे भी बना लीजिए। मान लीजिए मैं इसको भी अगर रिंग में इमेजिन करूं कि ये एक बाहर की रिंग है और ये एक अंदर की रिंग है, तो अब जब आप बनाएंगे तो फिक्स है कि पहले वाले जो बाहर वाले 2 आएंगे वो दोनों मदर एक्सिस के जो है वो परपेंडिकुलर आएंगे, तो यहां बनेंगे। बनाने को आप कैसे ही बना लीजिए, उसका एक सिंपल सा डायग्राम वो होता है, क्लाउड जैसे नहीं ड्राइंग में बनाते हैं वैसा कुछ बना दीजिए। तो ये वाले 2 क्या हुए, अब ये मदर एक्सिस है और ये स्टेमन की पोजीशन है, तो इसका मतलब बाहर वाले जो 2 होंगे वो मदर एक्सिस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे बनेंगे, तो 2 ये हो गए। अंदर वाले जो 4 बनेंगे वो मदर एक्सिस के 45 डिग्री पे बनेंगे। इसका मतलब है एक यहां बनेगा, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा, चौथा यहां। तो अब आप देखोगे तो ये मदर एक्सिस है और ये डायगोनल लाइन आएगी, तो इसका मतलब जो अंदर वाले हैं 4 वो मदर एक्सिस के डायगोनल 45 डिग्री पे जा रहे हैं, जबकि बाहर वाले जो 2 आ रहे हैं वो मदर एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रहे हैं। अब ये भी नहीं कि आप इसको यहाँ बना दो या किसी को कहीं भी बना दो वरना गलत हो जाएगा ये, है ना। तो एंड्रूशियम यानी ए हो गया, कोई फ्यूजन नहीं है इनमें, कोई कहीं से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन 6 हैं, 6 में 2 बाहर हैं, 4 छोटे हैं, तो 2 + 4 लिखा जाएगा। ये भी नहीं कि 4 + 2 लिख दो, बिकॉज ऐसा लिख दोगे तो फिर 4 बाहर हो जाएंगे, 2 छोटे अंदर हो जाएंगे, जो गलत है। टेट्राडायनेमिक्स का फिक्स था कि आउटर 2 शॉर्ट इनर 4 लॉन्ग, तो ये A2 + 4 लिखा जाएगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब सबसे सेंटर में क्या आएगा, सबसे सेंटर में आएगा गायनीशियम। गायनीशियम में G से डिनोट करते हैं, तो गायनीशियम के लिए मान लीजिए मैंने G लिख दिया। यहाँ पे 2 कार्पेल होती हैं, बाई कार्पेलरली हो गया, दोनों कार्पेल फ्यूज हो जाती हैं, सिन कार्पस हो गया, सुपीरियर ओवरी हो गया। ये याद करना है आपको कि गायनीशियम 2 कार्पेल है यानी बाई कार्पेलरली, बाकी आप नंबर ऑफ कार्पेल में ढूंढोगे तो बाई कार्पेलरली के एग्जाम्पल में ब्रेसिकेसी लिखा होगा। ब्रैकेट बनाए यानी कि दोनों कार्पेल फ्यूज हो जाएंगी, मींस सिन कार्पस हो गई। जी के नीचे लाइन बनाते हैं तो आपको पढ़ाया था कि सुपीरियर ओवरी होती है। अब यहां तो बना नहीं सकते, अगर आप डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में हम क्या बना सकते हैं, प्लेसेंटेशन। अब ब्रेसिकेसी में प्लेसेंटेशन आपने कौन सा पढ़ा है, पैराइटल प्रेजेंटेशन पढ़ा है ना। पैराइटल प्रेजेंटेशन के एग्जांपल में आपने मस्टर्ड लिखा हुआ है या ब्रेसिकेसी है, तो आपको अंदर जो बनाना पड़ेगा वो मस्टर्ड का प्लेसेंटेशन बनाना पड़ेगा, है ना, और वो इस तरीके से आएगा। थोड़ा बनाना मुश्किल है डायग्राम में, आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेजेंटेशन आएगा। एनसीईआरटी से देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। मेरा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने आपको बोला आप एनसीईआरटी से डायग्राम देख के समझ सकते हैं, क्योंकि ये तो जैसा है वैसे ही देखना पड़ेगा।
ये अंदर पैराइटल प्रेजेंटेशन है, ना भी समझ में आए तो मान लीजिए कि पैराइटल प्रेजेंटेशन है। बाकी अगर आप कंप्लीट करेंगे तो इसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन है, मतलब स्टेमन भी है और कार्पेल भी है, तभी तो प्रेजेंटेशन बना। ए और जी दोनों में वैल्यूज लिखी हैं, तो फ्लावर कैसा हो जाएगा, बाइसेक्सुअल हो जाएगा, तो बाइसेक्सुअल का साइन आ जाएगा। ये फ्लावर को आप टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे रखेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा, ऐसे रखेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा, ऐसे रखेंगे तो टू इक्वल हाफ हो जाएंगे, ऐसे रखेंगे तो टू इक्वल हाफ। मतलब ये फ्लावर कैसा हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक हो गया। एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल क्या था, एक सर्किल के अंदर प्लस प्लस प्लस। और प्लस। और इसमें ब्रैक्ट बनाते नहीं है, हम ब्रैक्ट को डायग्राम में नहीं बना सकते, ये कैलिक्स से ही स्टार्ट होता है, बट यहाँ ब्रैक्ट होता नहीं है। होता नहीं है तो क्या लिखा जाता है, ईवीआर, ई ब्रैक्टिएट। तो अब अगर आप इसको रीड करोगे, ये फ्लोरल फार्मूला है, ये फ्लोरल डायग्राम है, अगर आप रीड करोगे तो ये कहलाएगा ई ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स में 4 सेपल है 2+2, करोला 4 फ्री, एंड्रोशियम 2+4, टेट्राडाइनमस, गाइनीशियम बाइकार्पेलरली, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी। तो यहाँ पे हमने एंड्रोशियम 2+4 क्यों लिखा? क्योंकि होता है। क्या लिखना चाहिए, तो 2+4 लिखा क्यों, ये समझ नहीं आया। अरे तो जैसा होता है वैसे ही तो लिखोगे, 2 बाहर होते हैं 4 अंदर होते हैं, तो 2+4 लिखा गया। आपके हिसाब से क्या लिखना चाहिए, 6 स्टार मैंने कुछ भी लिख देंगे क्या, जो होगा वही तो लिखेंगे। अगर उसमें है ही ऐसा कि 2 बाहर हैं और 4 अंदर हैं, तो 2+4 लिखा जाएगा। ओके सर। है ना, ये आपको ये ऐसे नहीं कि कुछ भी लिखा जाएगा या मेरे कहने से कुछ भी हो जाएगा, जैसा फ्लावर में होता है वैसा ही लिखा जाएगा। ये फ्लावर का डायग्राम है, हमारा नहीं है कि हमें जैसे समझ में आया वैसे बना दिया। और ये भी नहीं होता कि फ्लावर को जैसे मर्जी चाहे वैसे होल्ड करोगे और बना दिया जाएगा। हायर क्लासेस में एक रैंडम फ्लावर तोड़ के पकड़ा दिया जाता है, हमें सबके याद नहीं कराए जाते, एक फ्लावर दे दिया गया, अपने आप इसमें मदर एक्सिस ढूंढना होता है, फिर मदर एक्सिस के अकॉर्डिंगली हमें वो डायग्राम बनाना होता है पूरा। आपको तो 4 दे रखे हैं बुक में आपके, वो चारों आपको याद रखने हैं कि ये इस फैमिली का है या ये इस एग्जाम्पल का है। तो ये कहलाएगा फ्लोरल फार्मूला और ये बन जाएगा फ्लोरल डायग्राम, है ना, ये मस्टर्ड ब्रेसिकेसी का है। ब्रेसिकेसी का पुराना नाम क्रूसीफेरी था। अब इसको ब्रेसिकेसी कहते हैं बिकॉज फैमिली ऑलवेज एंड्स विद ACEAE, ये रूल है, ICBN कहीं पढ़ा होगा आपने फर्स्ट चैप्टर में, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो उसमें ये रूल है कि फैमिली का नाम हमेशा ACEAE पे खत्म होना चाहिए। जिन फैमिलीज में ये नहीं था उनका नाम बदल दिया गया, तो अब ये हो गया ब्रेसिकेसी, पुराना नाम था क्रूसीफेरी। इसको मस्टर्ड फैमिली कह सकते हो, ये डाइकॉट की रिप्रेजेंटेटिव फैमिली होती है, पूरे डाइकॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको यूज करते हैं। सर हाँ, सर जो सिंबल्स है, क्या हम इसको आगे पीछे करके नहीं कह सकते, क्योंकि आप आउटर से इनर मोस्ट की तरफ जाते हो। जैसे हमने शुरू में लिखा था कैलिक्स आउटर मोस्ट वर्ल है, फिर करोला इनर टू कैलिक्स है, फिर एंड्रोशियम इनर टू करोला है, और गानीशियम सेंटर मोस्ट है। तो आप इसको भी आगे पीछे नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इवन आप ये भी नहीं कर सकते कि ए के नीचे आप 4+2 लिख दो, वो भी गलत हो जाएगा। ये 2+4 ही रहेगा, ये 4+2 भी नहीं हो सकता। सर वो ई ब्रैक्टिएट एक्टिनोमॉर्फिक वगैरह वो भी लाइन में होना चाहिए? नहीं नहीं, इसमें तो ये दोनों बदल जाते हैं, किसी बुक में सेक्सुअलिटी का साइन पहले होता है, किसी में सिमेट्री का पहले होता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये चारों ऐसे रहेंगे बिकॉज फ्लावर तो यहाँ से शुरू होता है। फ्लावर के पार्ट्स आपने कहाँ से पढ़े, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनीशियम। उससे पहले फ्लावर के टर्म्स पढ़े हैं, उन टर्म्स में तो कोई ऐसा नहीं है कि सिमेट्री पहले पढ़ाया गया तो सिमेट्री पहले लिखें, या सेक्सुअलिटी पहले पढ़ाया तो सेक्सुअलिटी पहले लिखें। और ब्रैक्ट फ्लावर के बेस पे आउटग्रोथ है, तो ऑब्वियस है कि अगर आपको मेंशन करना है तो ये सबसे पहले आएगा कि ब्रैक्ट है या ब्रैक्ट नहीं है। अब मस्टर्ड में ब्रैक्ट नहीं होता तो ई ब्रैक्टिएट हो गया। अब जैसे यहाँ, अब आप अगर मान लीजिए ये फॉर्मूला है, जैसे मैंने उस दिन आपसे क्वेश्चन कराए थे कि अगर हम, मैं टर्न कर दूं शीट, ये पिछली क्लास का था, आपने कुछ सिंबल्स लिखे थे, फिर नीचे हमने लिखा कि फ्लोरल डायग्राम में 3 चीजें स्पेसिफिक हैं जो आप सिंबल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते।
उनमें क्या क्या चीज थी? पहला था पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस, यानी वो रेड डॉट मदर एक्सिस जो पोस्टीरियर एंड पे होता है। एस्टिवेशन आप बना के दिखाओगे, आप उसका सिंबल नहीं लिख सकते। और प्रेजेंटेशन भी हमने सेंटर में गायनीशियम का बना के दिखाया है, उसका भी कोई सिंबल नहीं होता। तो इन तीन चीजों के लिए डायग्राम यूनिक है। तो मान लीजिए अगर मैं केवल डायग्राम बना दूं, ये बना है आज, और ये ना लिखा जाए, तो क्या काम चल जाएगा? नो बताओ सर। क्या मिस है? सर वो सेक्सुअलिटी सर पता नहीं चलेगी और और प्रैक्टिस वाला पार्ट और सेक्सुअलिटी नहीं पता एक चलेगा। एक करके बोलो, फिर मैं आपको क्लैरिफाई कर पाऊंगा ना कि क्या सही है क्या गलत है। बताओ। सर वो सेक्सुअलिटी और ब्रैकेट वाला ब्रैक्टिएटी पार्ट पता नहीं ब्रैक्टिएटी चलेगा। पता चलेगा। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं, जितना दोनों लोगों ने एक साथ बोला। एक सेक्सुअलिटी का और एक ब्रैकेट वाला पार्ट और एक बाइसेक्सुअल या ये सिमेट्री ब्रैक्ट है ना, ये सब आपने बोला। और सर एंड्रोशियम के 2+4 भी पता नहीं चलते हैं। ये तो है, तो 2+4 क्यों नहीं पता चल रहा सर है? पर अंदर कौन सा था वो बाहर? वो लिखा ही ऐसा जाता है 2+4, जो पहले है वो बाहर लिखा जाएगा, जो अंदर आएगा वो दूसरे नंबर पर लिखा जाएगा। ठीक है। जहां तक आपने कहा कि बाइसेक्सुअलिटी है, वो कैसे पता चलेगा? तो एंड्रोशियम और कार्पेल दोनों बने हैं, तो फ्लावर बाइसेक्सुअल है, पता चलता हो गया। उसके लिए ये साइन बनाना कोई जरूरी था ना? यहाँ भी तो पता चल ही रहा है ना, या तो एंड्रोशियम बनाते गायनीशियम नहीं होता, या गायनीशियम बनाते तो एंड्रोशियम नहीं होता, तभी तो होता मोनोसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब ये तो बाइसेक्सुअल है, पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एंड्रोशियम भी है और कार्पेल भी है। तीसरी चीज, अगर आप सिमेट्री की बात करें तो मैंने आपको करके ही बता दिया, सिमेट्री यहां से भी पता चल रही है कि ऐसे रख के दो हाफ हो जाएंगे, ऐसे रख के भी दो हाफ हो जाएंगे, ऐसे प्लेन काटोगे तो भी दो हाफ हो जाएंगे, इधर से काट दीजिए तो भी दो हाफ हो जाएंगे, यानी सिमेट्री भी हमें देख के पता चल रही है। क्या नहीं पता चला आपको? केवल ई ब्रैक्टिएट, ब्रैकेट वाला इसमें पार्ट। ब्रैक्ट नहीं बना। हाँ, तो फ्लोरल डायग्राम अगर यूनिक था तीन चीजों के लिए, तो फ्लोरल फार्मूला भी यूनिक हो गया, है ना? ये किस चीज के लिए? पहला है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्रैक्ट, क्योंकि ये चीज आप डायग्राम में नहीं दिखाते। ब्रैक्ट या है या नहीं है, ई ब्रैक्टिएट या ब्रैक्टिएट, ये चीज हम डायग्राम में कहीं शो नहीं करते। और बताओ। सर सुपीरियर ओवरी। हाँ, इसमें ओवरी की पोजीशन कहीं नहीं पता चलेगी कि सुपीरियर है, इंफीरियर है, हाफ इंफीरियर है, ये डायग्राम से देख के नहीं पता कर सकते। इसके लिए तो आप लाइन बनाते हो, नीचे बनाया तो सुपीरियर, ऊपर बनाया तो इंफीरियर, साइड में बनाया तो हाफ इंफीरियर। तो दूसरी चीज क्या हो गई? पोजीशन ऑफ ओवरी। और बताइए। और कोई चीज जो यहां से पता चले, यहां से ना पता चले? तीसरी चीज आई है नंबर ऑफ कार्पेल, क्योंकि कार्पेल एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है। सर वो जो ये कोहेशन बोलो। एंड अडहेशन वाली जो चीज होती है वो भी पता नहीं चलेगी। कोहेशन एडिशन तो पता चल जाएगा, मैं अभी बता दूंगा आपको। जहां तक कार्पेल के नंबर की बात है, कार्पेल का नंबर क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि यहां तो आपको पता है कि पैराइटल प्रेजेंटेशन में आपने जैसे बाई कार्पेलरली लिखा, लेकिन आपको उस टाइम पे पढ़ाया था कि एक फॉल्स सेप्टा बन जाएगा, जिसकी वजह से वो यूनिलॉकुलर होगी। तो अंदर से तो चैम्बर एक दिखाई देगा, लेकिन हमें पता है कि कार्पेल वहां दो हैं। एक्साइल में आपको पता चलता है कि जितनी कार्पेल है उतने लॉक्यूल होंगे, वहां गैस कर लोगे आप। लेकिन अगर आप और मान लीजिए फ्री सेंट्रल लोगे, तो आपको नंबर ऑफ कार्पेल तो नहीं पता, चैम्बर अंदर एक ही बन रहा है। तो प्रेजेंटेशन से हम ये नहीं पता कर सकते कि एक्चुअली कार्पेल का नंबर कितना रहा होगा। किसी में पता चल जाएगा, किसी में नहीं पता चलेगा, लेकिन सब में तो नहीं चलेगा। तो एक तो नंबर ऑफ कार्पेल हो गया, और दूसरी चीज पोजीशन, सुपीरियर और इंफीरियर तो हमें यहां से समझ में आ रहा है, लेकिन ये एपोकार्पस है, सिनकार्पस है, ये भी कैसे पता चलेगा कि कार्पेल फ्यूज हुई है या फ्री हुई? आपने यहाँ पे ब्रैकेट बना दिया तो पता चल गया कि ये फ्यूज हो गई, नहीं बना होता तो फ्री हो जाती। लेकिन नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से आप नंबर नहीं देख सकते, यहां से आप ये नहीं कह सकते कि ये एपोकार्पस है या सिनकार्पस है। कैसे करोगे? अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ कैसे पता चलेगा कि ये सिनकार्पस ओवरी है या एपोकार्पस ओवरी है? ये बाइकार्पुलरली है या पॉलीकार्पुलरली है या मोनोकार्पुलरली है? ये सुपीरियर ओवरी है, इंफीरियर ओवरी है, हाफ इंफीरियर है? ये सारी बातें आप यहाँ से नहीं देख सकते। यहाँ से आपको केवल प्रेजेंटेशन दिखाई देता है, क्योंकि उसका जो सेक्शन है वो कटा कटाया यहाँ पे आप बना देते हो, है ना? तो और क्या चीज यहाँ पे आएगी? नंबर ऑफ कार्पेल एंड देयर फ्यूजन।
और फ्री नेचर, मतलब सिन कार्पस है, एपोकार्पस है, और कार्पेल का नंबर कितना है और ओवरी की पोजीशन कितनी है। ये सब चीजें आपको यहां से नहीं पता चलेंगी, ये आपको इस जगह से पता चलती हैं। नंबर ऑफ कार्पेल भी लिखा है, ब्रैकेट बना है तो फ्यूज, नहीं बना होता तो फ्री, और पोजीशन यहाँ से दिख ही रही है, पोजीशन यहाँ पे पता नहीं चल रही तो वो भी हमने लिख दिया। तो तीनों चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी, और एक ब्रैकेट। बाकी अब आपने अभी कहा कि सर सर मतलब क्या क्या हो सकती है, मतलब क्या चीज, सर ओवरी की पोजीशन का मतलब क्या, कैसे बताना चाह रहे हैं आप, मतलब शुरू में नहीं पढ़ाया था आपको? 3-4 क्लास पहले ओवरी की पोजीशन पढ़ाई थी ना, सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, हाफ इंफीरियर ओवरी, ओके 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 सर। है ना? सर ऐसे तो आप आज भी चैप्टर नहीं खत्म करने दोगे। चलो बोलो, आप बोलो। सर ये नंबर ऑफ कार्बन वाला समझ नहीं आएगा सर, बता दीजिए। अरे बेटा यहाँ तो लिखा हुआ है कार्पल ब्रैकेट में 2, 3, 4, 5, यहाँ तो 2 लिखा है क्योंकि मस्टर्ड में 2 होती है, किसी और में 5 होती है, किसी में 1 होती है, किसी में 10 होती है। ये हटा दो, इसमें से देख के बताओ 2 दिखाई दे रही है क्या आपको? चलो इसमें इसमें तो 2 नहीं होती, इसमें अंदर से एक ही चैम्बर होता है। आपने प्रेजेंटेशन के डायग्राम कुछ क्लास पहले बनाए थे ना, यस याद है सर। नहीं याद है? यस सेंटर में प्रेजेंटेशन ही तो बना है। अगर मान लो मैं ये डायग्राम ले लूं, ये लो, अगर मैं सेंटर में ये बना दूं तो मुझे कैसे पता चलेगा? तुम बताओ मुझे, इसमें कितनी कार्पेल है? यस सर, अगर मैं समझ सेंटर में सकता ये बना हो तो नंबर ऑफ कार्पेल पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। ये तो अब लिखा है बाई टू मल्टी, बट मल्टी में कितनी, यहाँ पता चलेगा 2 कार्पेल है, 2 चैम्बर है, यहाँ पता चल जाएगा। एक्साइल में तो फिक्स था कि जितनी कार्पेल होंगी उतने चैम्बर होंगे, लेकिन बाकी किसी में तो कोई ऐसी पोजीशन फिक्स नहीं थी ना कि जितनी कार्पेल होंगी उतने ही चैम्बर होंगे। तो इसका मतलब है कि हमें नंबर ऑफ कार्पेल, उनका फ्री होना या फ्यूज होना, और उनकी ओवरी की पोजीशन, ये सब चीजें हम यहाँ से नहीं देख के बता सकते, यहाँ से आप प्रेजेंटेशन बता सकते हो। इसलिए हमें डायग्राम भी बनाना पड़ता है और हमें फार्मूला भी लिखना पड़ता है। जब तक हम दोनों चीजें नहीं लिखेंगे फ्लावर का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं आएगा। ठीक है। है। यस अब अभी आपने कुछ देर पहले पूछा कि कोहेशन और एडहेशन कैसे पता चलेगा, इसमें तो एक्चुअली है ही नहीं। वरना अगर ये कोहेशन होता कि स्टेमन आपस में जुड़े होते तो हम इन्हें जोड़ते, लाइन बना के इन्हें जोड़ दिया जाता। जैसे भी जुड़ेंगे, आगे किसी में जुड़ेंगे तो लाइन बना के जोड़ा गया होगा। और अगर ये एडहेशन है, किसी और चीज से जुड़े हैं, तो भी मान लीजिए ये स्टेमन पेटल से अटैच है तो इनको एक लाइन बना के पेटल से जोड़ दिया जाएगा। अगर ये सेपल से अटैच है तो इनको ऐसे जोड़ दिया जाएगा। अगर ये कार्पल से अटैच है तो यहाँ लाइन बना दी जाएगी, वो भी दिखाया जाएगा। मस्टर्ड में क्योंकि होता नहीं, इसलिए नहीं दिखाया गया। अदरवाइज आप जो एडहेशन और कोहेशन वाली बात थी वो भी डायग्राम में दिख जाती है, तो उसका कोई इशू नहीं आएगा कि वो दिख रही है नहीं दिख रही है। और अब आप सोच के बताओ मुझे कि कोई ऐसा पॉइंट जो इसमें या इसमें ना पूरा होता हो। जितने भी आपने फ्लावर ऑनवर्ड पढ़े हैं वो सारी चीजें आपको इन दोनों में मिल जाएंगी, कुछ इसमें नहीं मिलेंगी तो यहाँ हमने बना दिया, कुछ यहाँ नहीं मिला तो हमने ये लिख दिया। बट अगर हम ये दोनों बना देंगे तो पूरा डायग्राम और फार्मूला सब कंप्लीट हो जाएगा, पूरे फ्लावर का डिस्क्रिप्शन आपको इस चीज में मिल जाएगा। सर हम बीच में बस प्रेजेंटेशन पर डायग्राम बनाते हैं ना, तो ये जो हाँ। ओव्यूल्स हैं इनके मतलब इनकी स्पेसिफिक शेप ऐसी होनी चाहिए जैसे मतलब डायग्राम में प्रिंटेड है। नहीं, वो तो एक्चुअली सेक्शन कट करने पे जो दिखाई देता है वैसे बना दिया जाता है। वैसे तो ऐसा ही दिखाई देगा जैसे बुक में बना हुआ है। मैंने तो फिर भी थोड़ा सा घिचपिच हो गया, जगह स्पेस नहीं है उतना प्रॉपर, बट आपकी बुक में जैसा आपको दिखाई दे रहा है वैसा बनाना है आपको। ओके सर। क्लियर? तो ये टॉपिक हमारा जो चल रहा था वो कंप्लीट हुआ, जिसमें आपने सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन पढ़ना था आपको, और उसमें डायग्राम मस्टर्ड का देके ये समझाया गया है कि मस्टर्ड का फ्लोरल डायग्राम और मस्टर्ड का फ्लोरल फार्मूला। अब आपसे अगर मस्टर्ड के कैरेक्टर पूछे जाएं तो आप फ्लावर ऑनवर्ड सारे लिख सकते हो कि मस्टर्ड का फ्लावर कैसा है। तो फ्लावर ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो आपको पढ़ाया था कि कंप्लीट फ्लावर होगा, क्योंकि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है उसे कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। फिर अगर हम कहें कि पोजीशन के हिसाब से कैसा है, एपिगाइनस, पेरिगाइनस या हाइपोगाइनस, बताओ। एपिगाइनस। हाइपोगाइनस।
हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस कैसे कैसे पता सर हाइपोगाइनस? जाइनोसिम क्योंकि ओवरी सुपीरियर है, ओवरी सुपीरियर होगी तो फ्लावर हाइपोगाइनस होगा, अंडरस्टूड था। तो फ्लावर के आगे आप हाइपोगाइनस लिख दोगे, तो फ्लावर का अगर डिस्क्रिप्शन लिखना पड़े बाई चांस, जैसे यहाँ तो बना दिया गया, अगर मैं इसको डिटेल में लिखूं तो मैं आगे टर्म्स क्या लिखूंगा फ्लावर में, कि फ्लावर एक्टिनोमार्फिक है, बाइसेक्सुअल है, इब्रैक्टिएट है, हाइपोगाइनस है और टेट्रामेरस है। 4 4 4। आपको टेट्रामेरस के एग्जांपल में मैंने ब्रेसिकेसी फैमिली लिखाया हुआ है, वहां भी आप देख सकते हैं नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट के हिसाब से भी आपने टेट्रामेरस लिखा है, तो वो चीज भी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये फ्लावर के टर्म्स हो गए। अब फ्लावर के बाद क्या आएगा? कैलिक्स। कैलिक्स की टर्मिनोलॉजी क्या आएगी? कैलिक्स में सेपल का नंबर कितना है? 4। 2 बाहर हैं, 2 छोटे हैं, और ये कंडीशन कैसी है? पॉलीसेपलस, क्योंकि ब्रैकेट में बंद नहीं किया, फ्यूज तो है नहीं, फ्री है। और एस्टिवेशन कैसा है? वेलवेट। फिर ऐसे करोला का डिस्क्रिप्शन आएगा, करोला नंबर में पेटल कितने हैं? 4 पेटल्स हैं। एस्टिवेशन क्या है? वेलवेट है। ठीक है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि ये, और फ्री है सारे, गैमो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी पॉली पेटलस कंडीशन है। ये पॉली पेटलस करोला है, नंबर में 4 है, वेलवेट एस्टिवेशन है। फिर एंड्रूशियम आएगा। एंड्रूशियम में क्या क्या प्रॉपर्टी है? देयर आर 6 स्टेमन, एक टेट्राडायनेमस कंडीशन है, 2+4, सारे स्टेमन फ्री है तो पॉलीएंड्रस कंडीशन हो गई, किसी का किसी से कोई फ्यूजन नहीं है, और उसमें टेट्राडायनेमस है, बाहर वाले 2 जो है वो छोटे हैं, अंदर वाले 4 जो है वो बड़े हैं, उसी को आप 2+4 से लिखते हैं। गायनीशियम का डिस्क्रिप्शन क्या आएगा? नंबर ऑफ कार्पल इज 2, सो ओवरी विल बी बाई कार्पलरली, पोजीशन के हिसाब से सुपीरियर ओवरी है, दोनों कार्पल फ्यूज है तो सिनकार्पस कंडीशन हो गई। प्रेजेंटेशन कौन सा है? पैराइटल प्रेजेंटेशन है, जैसा आपने लिखा हुआ है। और ब्रेसिकेसी में आपको लिखाया था कि पैराइटल प्रेजेंटेशन में फॉल्स सेप्टम यानी रेपलम प्रेजेंट होता है, जहां पर प्रेजेंटेशन पढ़ाया वहां आपको डायग्राम बना के दिखाया था। तो रेपलम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली ब्रेसिकेसी। तो फ्लावर और फ्लोरल के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में आपको सब कुछ पता चल गया ब्रेसिकेसी के बारे में, है? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि ब्रेसिकेसी के भी कैरेक्टर्स हमने पढ़ लिए सारे, है ना। जैसे बाकी के तो बुक में दे ही रखे हैं अलग अलग फैमिली करके, 3 फैमिलीज हैं जो हमें पढ़नी है। मेरे पास अभी सॉलिड नॉलेज तो नहीं है, लेकिन कुछ स्कूल्स में मुझे पता चला कि वो 11th के बोर्ड से जो है वो उन्होंने फैमिलीज हटा दी है, लेकिन नीट से नहीं हटी हुई है। नीट के सिलेबस में अभी भी फैमिली इंक्लूडेड है, तो हम फैमिली का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। हो सकता है कि आपके स्कूल में या आपके बोर्ड के हिसाब से उन्होंने उस फैमिली वाला सेक्शन हटा दिया हो ना, 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया 11th का ड्यू टू कोविड सिचुएशंस, तो उसमें फैमिलीज भी हटा दी गई हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कॉम्पिटेटिव सिनेरियो में हमें फैमिलीज पढ़नी है। अब हम फर्स्ट फैमिली पढ़ते हैं, दैट इज फैबेसी। फैमिली फैबेसी। 1 मिनट दो बेटा बस। सर फैबेसी फैमिली हटाइए बस। फैमिली फैबेसी, है ना। अब आप मुझे बताओ, आप लोग फैबेसी फैमिली के कैरेक्टर्स देख सकते हो बुक में? क्योंकि लिखने में तो बहुत टाइम लगेगा मुझे। यस सर। सबके पास बुक है एनसीईआरटी? यस सर। ठीक है, आप लोग एनसीईआरटी फैमिली देखो, मैं आपको उसमें समझाता हूँ। एनसीईआरटी में सम इंपॉर्टेंट फैमिली का डिस्क्रिप्शन दिया है, उसमें सबसे पहले फैबेसी फैमिली। ठीक है, जो चीजें मिसिंग है मैं आपको ये नोट्स भेज दूंगा, जो भी मैं इस पेपर पर लिख रहा हूँ, तो आप उससे पूरा कर सकते हैं। बाकी जब कैल्विन का मॉड्यूल पढ़ेंगे तो उसमें भी प्रिसाइजली हर चीज गिवन है ना।
फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज फैबेसी। अब जैसे इसमें समझाया गया है कि सबसे पहले एक था क्या पुराने क्लासिफिकेशन में, देयर इज ए फैमिली कॉल्ड लेग्यूमिनेसी। ये एक फैमिली थी। लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर्स को आप लेग्यूम कहते हैं। जब ये फैमिली थी तो इसकी 3 सब फैमिलीज थी। वन इज कॉल्ड पेप्लियोनॉइडी, दो दे नहीं रखी है, एक सीजल पिनेसी है, जरूरत नहीं है मैं लिख दे रहा हूं आपको क्योंकि आपको फिर 3 में से 2 पता होनी चाहिए। CESEL है, सीजल पिनेसी है, और एक माइमोसवाइडी था। अब जो पेप्लियोनाइडी फैमिली है उसका स्टेटस आज के क्लासिफिकेशन में क्या है कि पहले ये एक फैमिली थी तो ये तीनों क्या थी, ये सब फैमिली थी। बट नए क्लासिफिकेशन में ये सब फैमिली ना होके इंडिपेंडेंट फैमिली है। तो अब जो पेप्लियोनाइडी था, पेप्लियोनाइडी वाज सब फैमिली ऑफ फैमिली लेग्यूमिनेसी। अब इसका स्टेटस चेंज करके यहाँ फैमिली बना दी गई है फैबेसी। जैसे आगे कभी इश्यू आता है कि लेग्यूम सर क्या होते हैं, तो वो तो ठीक है कि लेग्यूम तो इसके मेंबर थे, इसका मतलब ये तीनों ही लेग्यूम्स कहलाएंगे, क्योंकि लेग्यूम तो आपने फैमिली के हिसाब से बोला है ना। जैसे दालें या पल्सेस बोलते हैं तो लेग्यूम्स सभी हैं, ये तीनों ही लेग्यूम्स हैं। लेकिन हमारे लिए लेग्यूम्स का आंसर क्या हो जाएगा, फैबेसी फैमिली, क्योंकि हमें यही पढ़नी है। ठीक है, तो ये ब्रीफ में आपको मैं समझाया कि एक पुराने क्लासिफिकेशन में फैमिली की 3 सब फैमिलीज हुआ करती थी। आपने सर वो सेकंड वाली क्या है? सीजल पिनेसी, CESEL PINACEAE, सीजल पिनेसी, और माइमोसवाइडी, ये 3 सब फैमिली थी। तीनों को आज के क्लासिफिकेशन में इंडिपेंडेंट फैमिली का स्टेटस दे दिया गया। तो अब जो कभी सब फैमिली हुआ करती थी पेप्लियोनॉइडी, वो अब स्टेटस के हिसाब से फैबेसी फैमिली बन गई है ना। बाकी आप बुक में देखेंगे तो लिखा है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में आपको फैबेसी फैमिली के मेंबर्स मिल जाएंगे। और फिर फिर सर हैबिटेट बाकी दोनों फैमिली का क्या हुआ? बाकी दोनों भी फैमिली है, आपके सिलेबस में नहीं है, अच्छा है ना। जैसे माइमोसवाइडी में अकेसिया बबूल आता है या टैमरिंड आता है, इमली का पेड़ आता है, और सीजल पिनेसी में कैसिया और गुलमोहर, हमने पीछे कई सारी जगह लिखा है एक साथ एग्जाम्पल, उसमें ये आते हैं। तो बाकी सारी फैमिलीज हैं, बट हमें केवल फैबेसी फैमिली पढ़नी है। पेप्लियोनाइडी पुराने क्लासिफिकेशन के हिसाब से, नए के हिसाब से वो फैबेसी फैमिली है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड लिखा हुआ है, बोलो। पूरे वर्ल्ड में आपको इसके प्लांट्स मिल जाएंगे। फिर हैबिटेट मेंशन किया गया। हैबिटेट में ट्री, श्रब, हर्ब, मतलब सारी टाइप की हैबिट है। हर्बेशियस प्लांट भी है, श्रब वाले मीडियम साइज हाइट के प्लांट भी हैं, और ट्री लाइक प्लांट भी हैं। रूट में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको नोडुलेटेड रूट लिखाया था। नोडुलेटेड रूट आपने टैप रूट के मॉडिफिकेशन में लिखा था कि जिन रूट्स में रूट नोड्यूल बन जाएंगे जिनकी वजह से वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगी, तो ये लाइन मैंने आपको पहले ही पढ़ाई थी, ऐसी रूट्स को नोडुलेटेड रूट्स कहते हैं। तो यहाँ लिखा है रूट विद रूट नोड्यूल। ठीक है, स्टेम में दोनों टाइप के स्टेम है। अगर ट्री होगा तो इरेक्ट होगा, सीधी सी बात है, ट्री तो सीधा ही खड़ा होता है। पर अगर हर्बेशियस प्लांट है तो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, वो तो फैल जाता है जमीन पे, तो क्लाइंबर के जैसा भी हो सकता है। तो इरेक्ट और क्लाइंबर दोनों टाइप का स्टेम है। अब लीफ की बात करते हैं। लीफ में सबसे पहला टर्म क्या लिखा है, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट याद है, ऑल्टरनेट आपने फाइलोटैक्सी में पढ़ा था। लीफ की फाइलोटैक्सी 3 टाइप की थी, ऑल्टरनेट, अपोजिट, वर्ल। तो ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी कहाँ हो गई, फैबेसी में। अब इमेजिन करो कि आपको वहां पे ऑल्टरनेट का एग्जाम्पल क्या लिखाया गया है, चाइना रोज, और यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हैं, फैबेसी फैमिली में भी ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी है। इसका मतलब है फैबेसी के जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे ऑल्टरनेट में आ जाएंगे। सिर्फ चाइना रोज नहीं हुआ, पूरी फैबेसी फैमिली के जो प्लांट के मेंबर्स अब यहाँ पढ़ोगे वो सब ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी के हो जाएंगे। लीफ में टाइप क्या है, या तो पिन्नेटली कंपाउंड होगा या सिंपल होगा, दोनों ऑप्शन है। आपको लीफ बेस्ड सोलन लिखाया था एग्जाम्पल पी, जो इसी फैमिली का है। लीफ के स्ट्रक्चर में आपने लिखा था कि लीफ के बेस पे अगर लीफ का बेस जो है वो स्वेल कर जाएगा तो उसे पल्विनस कहते हैं। तो आगे बुक में लिखा है कि पल्विनेट लीफ है,
मतलब पल्विनस यहाँ प्रेजेंट होगा। स्टिपुलेट लीफ है, स्टिपुलेट लीफ का मतलब क्या पढ़ाया था आपको कि लीफ के बेस पे जो आउटग्रोथ होती है वो स्टिप्यूल कहलाती है। तो स्टिप्यूल अगर प्रेजेंट होगा तो स्टिपुलेट, नहीं होगा तो एक्स स्टिपुलेट। यहाँ पे स्टिप्यूल प्रेजेंट है तो इसका मतलब फैबेसी फैमिली किसका एग्जाम्पल हो गया, स्टिपुलेट लीफ का हो गया। वहां एग्जाम्पल नहीं लिखाया था, यहाँ के हिसाब से आ जाएगा। ये सारे याद करने पड़ेंगे क्योंकि जब एग्जाम्पल को देके क्वेश्चन पूछेंगे ना तो आप ये मत कहिएगा कि सर कोई एग्जाम्पल तो एनसीईआरटी में दिए ही नहीं है, पूरी फैमिली दे दी, उस फैमिली के जितने एग्जाम्पल हैं सबके लिए ये करेक्टर अप्लाई होंगे। वेनेशन कैसा है, रेटिकुलेट। डाइकॉट की फैमिली है तो डाइकॉट के अंदर वेनेशन कैसा होता है, रेटिकुलेट होता है। तो लीफ में जो जो पॉइंट्स आपने पढ़े थे वहीं से उठाए गए। लीफ के स्ट्रक्चर में लिखा था पल्विनस होगा, एग्जाम्पल पी, तो पल्विनेट लीफ यहाँ लिख दिया गया। लीफ के टाइप में सिंपल और पिनेटली कंपाउंड आपने पढ़े, वो दोनों लिख दिया गया। लीफ के अंदर आपने पढ़ा था कि फाइलोटैक्सी 3 होती हैं, उनमें से एक यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज ऑल्टरनेट, वो दे दिया गया। लीफ के बेस पे अगर कोई आउटग्रोथ है तो स्टिप्यूल कहलाती है, यहाँ प्रेजेंट है तो लीफ स्टिपुलेट हो गई, वो भी लिख दिया गया। लीफ में वेनेशन 2 ही होते हैं, रेटिकुलेट या पैरेलल, तो यहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन है, वो मेंशन कर दिया। जो फैबेसी में पॉइंट्स अप्लाई हो रहे थे वो दे दिए। और अगर मैं आपको याद दिला दूं तो लीफ टेंड्रिल भी आपने लिखा था एग्जाम्पल लीफ के मॉडिफिकेशन में, जो यहाँ अभी लिखा नहीं है मेंशन, लेकिन उसका एग्जाम्पल आपने पी लिखा था, दैट बिलोंग्स टू दिस फैमिली। तो लीफ टेंड्रिल भी पी के अंदर प्रेजेंट होता है जो क्लाइंब करने में हेल्प करता है, वो आपने लीफ के मॉडिफिकेशन में पढ़ा था। तो ये लीफ में सारी चीजें आ जाएंगी। इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, रेसिमोस। रेसिमोस और साइमोस तो आपको मैंने पढ़ाए हैं, 2 टाइप के इन्फ्लोरेसेंस थे। यहाँ पे कैसा है, रेसिमोस। जो आपको रेसिमोस का डायग्राम मैंने बनाया था उसी को रेसीम बोलते हैं, तो इन्फ्लोरेसेंस रेसीम या रेसिमोस टाइप का हो गया। फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है, समझते हैं। जहां पे आपको लगे कि इस टर्म का मतलब मुझे नहीं आता, मैंने तो आपको सारा पढ़ा ही रखा है, आप दोबारा पूछ लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो फ्लावर बाइसेक्सुअल है, इसका मतलब मेल फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होंगे। जाइगोमार्फिक है, इसका मतलब किसी एक प्लेन से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं सिमेट्री के हिसाब से। आपको जाइगोमार्फिक के एग्जांपल में फैबेसी फैमिली लिखाया था और कैसिया और गुलमोहर लिखाया था। कैसिया और गुलमोहर इस फैमिली के मेंबर हैं। तो कैसिया, गुलमोहर, पी, बीन, ये सारे सारे एग्जांपल वहां पे दिए हैं जाइगोमार्फिक में। तो फैबेसी फैमिली में फ्लावर जाइगोमार्फिक हो गया। और हाइपोगाइनस, क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे ओवरी सुपीरियर है तो फ्लावर की पोजीशन क्या हो जाएगी, हाइपोगाइनस हो जाएगी। अब आएगा कैलिक्स। कैलिक्स में सेपल का नंबर कितना है, 5। सारे फ्यूज हैं तो क्या बन गया, गैमोसेपलस। गैमो वर्ड क्या किसके लिए था, फ्यूजन को शो करता है, तो गैमोसेपलस हो गया। बोलो। आपने जो कैलिक्स के ऊपर बोला है फ्लावर में, लास्ट पॉइंट क्या बोला था? हाइपोगाइनस बोला है, जाइगोमार्फिक होगा, बाइसेक्सुअल होगा, यही सब बोले हैं वर्ड। ओके सर। आपके पास एनसीईआरटी होगी ना, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो सारा एनसीईआरटी में मिल जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा भले बोल दूं, कम कुछ नहीं होगा, है ना। अभी भी बताओ, सबके पास एनसीईआरटी है ना, कोई फायदा नहीं है कि मैं सिर्फ मैं बोल के, हाँ बस आपको रिकॉल कराने के हिसाब से मैं चाहता हूँ कि आप एक बार रिकॉल कर लें कि ये सारे टर्म्स आपने विद एग्जांपल पहले पढ़ रखे हैं। बस करना क्या है, अब तक जितनी मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी उसमें से फैबेसी के सारी चीजें निकाल के एक जगह ले आओ, सोलिनेसी की एक जगह ले आएंगे, लिलिएसी की एक जगह ले आएंगे, बस। बाकी हमारे लिए जो नया होगा वो फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कि कौन से प्लांट किस काम के लिए जाने जाते हैं, बस। बाकी जो टर्मिनोलॉजी है वो मैंने आपको सारी करा रखी है, हार्डली कोई ऐसा वर्ड आपको लगेगा जो मैंने आपको पहले नहीं करा रखा, पहले ही करा दिया ताकि यहाँ पे आप आसानी से समझ सकें। सो फ्लावर कैसा हो गया, बाइसेक्सुअल, जाइगोमार्फिक, और आगे हम पढ़ेंगे सुपीरियर ओवरी होती है तो उसके हिसाब से हाइपोगाइनस फ्लावर आ जाएगा। कैलिक्स में सेपल का नंबर कितना है, 5। सारे फ्यूज होते हैं यहाँ पे, तो गैमोसेपलस कंडीशन आ जाएगी। कोई किसी को ओवरलैप नहीं करता तो वेलवेट एस्टिवेशन हो गया। तो वेलवेट एस्टिवेशन यहाँ भी प्रेजेंट है, ब्रेसिकेसी के कैलिक्स और करोला दोनों में प्रेजेंट था, तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है कि वेलवेट एस्टिवेशन आएगा। ओके, फिर आएगा करोला। करोला में पेटल 5 है, और 5 पेटल में आप कंडीशन क्या है, पॉलीपेटलस करोला है, सारे फ्री होंगे। और फिर वहां पे आपको एक प्रॉपर मैंने अरेंजमेंट पढ़ाया ही था कि एक ऐसा होगा जो सबसे ऑड है पोस्टीरियर साइड पे, इसको स्टैंडर्ड या वैक्सिलम कहते हैं। 2 इंटरमीडिएट साइज के होंगे, लेटरल या विंग्स कहलाते हैं। 2 सबसे छोटे हैं नीचे और वो दोनों फ्यूज होते हैं, उन्हें कील कहते हैं एंटीरियर एंड पे। तो ये
पूरा एस्टिवेशन आपने क्या पढ़ा था, इसको वैक्सिलरी एस्टिवेशन या पेप्लियोनेशियस एस्टिवेशन कहा जाता है। तो सेम चीज यहाँ पे प्रेजेंट है। करोला में जो एस्टिवेशन होगा वो कैसा है, वैक्सिलरी है ना। और वैक्सिलरी के हिसाब से यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या आएंगी, एक ऑड स्टैंडर्ड था, ये मदर एक्सिस इधर होगा तो ये पोस्टीरियर एंड की तरफ, दो साइड में लेटरल्स हैं, मैंने एस्टिवेशन में बना रखा है इसको, और दो एंटीरियर साइड पे छोटे से हैं, उन्हें कील कहा जाता है। कील, विंग्स, स्टैंडर्ड या वैक्सिलम, 1 2 और ये 2 फ्यूज हैं, तो 1 + 2 इन ब्रैकेट लिखा जाएगा इसे। अभी हम लिखेंगे फार्मूले में, तो एक इसको लिखेंगे 1, फिर उसके बाद 2, ये दोनों फ्यूज नहीं है तो अलग, फिर लास्ट में 2 और ये दोनों आपस में फ्यूज हैं, तो दिस इज ये। इस तरीके से आप लिखेंगे कि करोला 1 + 2 इन ब्रैकेट, समझाने के हिसाब से, है ना। तो ये चीज आगे आएगी। तो इस टाइप का करोला के अंदर अरेंजमेंट हो गया। फिर आएगा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में क्या है कि एंड्रोशियम में आपको मैंने कंडीशन पढ़ाई थी डाइडाइनमस, कि टोटल 10 स्टेमेन है, 9 का एक ग्रुप होगा, एक अकेला होगा। जो एक अकेला है वो यहाँ पे पोस्टीरियर एंड पे बनेगा, और जो 9 एक साथ है वो जुड़ के जो है वो एंटीरियर एंड पे आएंगे। तो 9 ब्रैकेट में आएगा, 1 फ्री रहेगा, 9 + 1 लिखा जाएगा। तो एंड्रोशियम में अरेंजमेंट क्या आएगा, 9 + 1 टोटल स्टेमेन 10। कंडीशन विल बी डाइएडल्फस। डाइएडल्फस का मतलब क्या था, एक अलग है और 9 अलग है। जो एक अलग है वो कौन सा है, नीट का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ फ्री स्टेमन इन केस ऑफ फैबेसी फैमिली, तो वो हमेशा पोस्टीरियर एंड पे होगा, फ्री वाला। और जो 9 फ्यूज हो जाएंगे वो एंटीरियर एंड पे आएंगे, है ना। वो पूरी ओवरी को कवर कर लेंगे। अभी आप डायग्राम में देखोगे एनसीईआरटी में तो आपको दिख जाएगा उसमें। और लिखा हो या ना लिखा हो, डाइथीकस तो हमने हर जगह पढ़ा था, सारे ही स्टेमन डाइथीकस होते हैं, केवल मालवेसी फैमिली को छोड़ के, जहां मोनोथीकस आपको पढ़ाया था। तो डाइथीकस वर्ड आप याद रखें या ना रखें, वो तो हर एग्जाम्पल के अंदर कॉमन आ जाएगा, हर फैमिली में वो कॉमन वर्ड है। गायनीशियम में आपको क्या पढ़ाया था मैंने, फैबेसी फैमिली में जो प्रेजेंटेशन था वो मार्जिनल था, और मार्जिनल प्रेजेंटेशन बनता है मोनोकार्पुलरली ओवरी से। जब वो मोनोकार्पुलरली होगी तो सिन कार्पस या एपोकार्पस की कोई बात ही नहीं आएगी। जब नंबर ऑफ कार्पल एक है तो वो फ्री है या फ्यूज्ड है ये मैटर ही नहीं करता। तो गायनीशियम के डिस्क्रिप्शन में क्या हो जाएगा, एक कार्पेल है यानी मोनोकार्पुलरी हो गया, सिन कार्पस एपोकार्पस में से कोई वर्ड यूज नहीं होगा। ओवरी सुपीरियर होती है क्योंकि फ्लावर हाइपोगाइनस है, तो ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर, तो मोनोकार्पुलरली सुपीरियर ओवरी हो जाएगी। मार्जिनल प्रेजेंटेशन हो जाएगा। एक कार्पेल है तो अंदर चैम्बर भी एक ही बनेगा, यूनिलैकुलर, आपको मार्जिनल प्रेजेंटेशन में बना के भी दिखाया है। तो मोनोकार्पुलरली यूनिलैकुलर मार्जिनल प्रेजेंटेशन सुपीरियर ओवरी, है ना। ये सारी चीजें आ जाएंगी। फ्रूट कौन सा है, फ्रूट पॉड को लेग्यूम कहते हैं या लोमेंटम, है ना। जो भी आपको मटर की फली जैसी दिखाई देती है उसको पॉड या लेग्यूम कहते हैं, है ना? एक ऐसा फ्रूट जो मार्जिनल प्रेजेंटेशन से बनेगा वो क्या कहलाएगा, पॉड या लेग्यूम कहलाएगा, है ना। जैसे मटर की फली आपको दिखाई थी बना के, बाहर से इसी तरीके से होगी, ये 2 लाइन होंगी, बाहर से तो कुछ और दिखाई नहीं देगा, अंदर आपको पता है कि इसमें सीड्स होंगे लाइक दिस ऑल्टरनेट, जो आपको मार्जिनल प्रेजेंटेशन के डायग्राम में दिखाया है, ये कहलाता है पॉड, या इसको लेग्यूम कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना फली, हिंदी में फली का मतलब है पॉड या लेग्यूम। बट मूंगफली में क्या होता है, मूंगफली में जो पॉड है वो कंस्ट्रिक्टेड पॉड होती है। मूंगफली में आपको बाहर से ही आइडिया लग जाएगा कि अंदर कितने दाने निकलेंगे, ये बीच बीच में जो है वो गड्ढे बने हुए हैं। मूंगफली में, मटर की फली में ये नहीं आप गैस कर सकते कि अंदर कितने मटर के दाने हैं, बट मूंगफली में आप गैस कर सकते हैं कि अंदर कितने हैं, क्योंकि जितने दाने होंगे उतनी जगह पे कंस्ट्रिक्शन आएगा। इसको बोलते हैं कंस्ट्रिक्टेड पॉड। ये क्या कहलाता है, कंस्ट्रिक्टेड पॉड, या इसको नाम दिया गया लोमेंटम, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि फ्रूट कैसा है, पॉड है, लेग्यूम है या लोमेंटम है। लोपेंडम का एग्जाम्पल क्या आएगा, ग्राउंड नट, मूंगफली, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये पॉड या लेग्यूम है, ये लोमेंटम है। दोनों में डिफरेंस केवल कंस्ट्रक्शन का है और कुछ नहीं। दोनों में मार्जिनल प्रेजेंटेशन है, दोनों मोनोकार्पुलरली, दोनों सुपीरियर ओवरी, नंबर ऑफ ओव्यूल वेरिएबल है, एक तो होगा नहीं, कई सारे सीड्स होंगे। सर कंस्ट्रक्टेड पॉड बोले लोमेंटम बोले एक ही बात है ना। हाँ, कंस्ट्रक्टेड पॉड को लोमेंटम कहा जाता है। नाम तो एक्चुअली लोमेंटम है, उसको डिफाइन करने के लिए हमने बोला कि अगर कोई पॉड कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी तो उसको लोमेंटम बोल देते हैं, ठीक है। सीड कितने हो गए, 1 टू मैनी। मटर में वैसे तो आपको कॉस्ट भाई बहुत सारे दिखाई देते हैं, बस मूंगफली में जरूर होता है कि एक दाने वाली मूंगफली भी मिल जाती है आपको।
तो सीड कैसे हो गए, 1 to many हो गए। और यहाँ पे सीड कैसा है, सीड में एंडोस्पर्म नहीं है। आपको जब सीड पढ़ाया था तब भी लिखाया था कि आपने ग्राम सीड का एग्जाम्पल पढ़ा था, ग्राम इसी फैमिली का है, चना, तो उसमें एंडोस्पर्म तो था नहीं मैच्योरिटी पे, तो सीड कैसा हो गया, नॉन एंडोस्पर्मस हो गया। ठीक है, अब बताओ जितना भी मैंने अभी तक बोला आपको, रूट से लेके और यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक, कोई वर्ड ऐसा था जो आपने पहले से ना पढ़ा हो? फ्रूट लोमेंटम नया था, मैंने आपको समझा दिया। पॉड आप जानते ही हो, मटर की फली जैसी दिखाई देती है, उसको पॉड या लेग्यूम कहते हैं। ठीक है, सर अब आएगा, बोलो। सर फैबेसी फैमिली की कैलिक्स में इम्ब्रिकेट, एस्टिवेशन और वेलवेट दोनों हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं, बट इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल हमें कोई पढ़ना नहीं है। यस सर, वो सर एनसीईआरटी में लिखा था ना, इसलिए पूछा। हाँ, दोनों दोनों हो सकते हैं, लेकिन हमें एक्चुअली इम्ब्रिकेट का कोई पढ़ना नहीं है। हमारे लिए जब इम्ब्रिकेट पूछा जाएगा ना, तो आपका वही आंसर आएगा, कैसिया और गुलमोहर, जो आपने वेस्ट ओके सर। एस्टिवेशन के साइड में लिखा हुआ है ना? ठीक है, तो सर ये इसमें नॉन एंडोस्पर्मिक और बोला था। सर ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी के लिए मालवेसी और फेबिएसी दोनों फैमिलीज होंगी ना? हाँ, वो तो हो ही गई, चाइना रोज, फैबेसी और ऐड हो गई, अभी तो और भी आएंगी, सब में ऑल्टरनेट ही मिलेगी आपको, इसीलिए तो ऑल्टरनेट के एग्जाम्पल बहुत सारे हो जाएंगे हमारे लिए, और सब हमारे सिलेबस में हैं। ओके अब ये भी सर। नहीं हो सकते कि सिलेबस से बाहर हो गया। सर नॉन एंडोस्पर्मस एक बार बता दीजिए। आपको पढ़ाया था कि सीड मैच्योरिटी पे एंडोस्पर्म को कैरी करेंगे या नहीं करेंगे, तो पिछली क्लास का ही था ना। उस बेसिस पे वो दो टाइप के होते हैं, एंडोस्पर्मस सीड और नॉन एंडोस्पर्मस सीड। अच्छा अच्छा। ये रहा, पढ़ के बैठा करो बेटा, मुझे ना इस चीज से बड़ी, टू बी वेरी फ्रैंक है ना, मुझे, मेरा राइट है, जैसे आपका राइट होता है ना आप 10 बार मुझसे पूछो अब मैं बताऊं आपको, ऐसे ये मेरा राइट है कि मैं आपको 10 बार इस चीज के लिए सुना सकता हूँ कि जब मैंने पढ़ा दिया आपको और तब भी आपको कोई चीज याद नहीं आ रही, तो फिर पढ़ने से फायदा क्या हुआ? फिर तो मुझे हर बार उतना ही पढ़ाना पड़ेगा ना, टाइम बचेगा कैसे मेरा, मेरा भी और आपका भी। तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, इसीलिए तो इतने अच्छी तरीके से आपको मॉर्फोलॉजी के सारे टर्म्स पहले ही पढ़ा दिए, ताकि फैमिली पढ़ने में किसी को कोई दिक्कत ना हो। डिस्क्रिप्टिव है, मुझे पता है मॉर्फोलॉजी डिस्क्रिप्टिव है, बट जो चीज आपका सिलेबस है वो तो आपको करनी ही करनी है ना, उसका कोई दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव चीज तो है नहीं कि इसको छोड़ दो, इसके वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं नीट में। नीट में तो हर क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये आपको पढ़ाया था मैंने, सीड एंडोस्पर्म को कैरी करेंगे या नहीं करेंगे एट मैच्योरिटी, तो वो दो टाइप के हैं, एंडोस्पर्मस, नॉन एंडोस्पर्मस। नॉन एंडोस्पर्मस के एग्जाम्पल में ये ग्राम लिखा सर हुआ है, आगे ग्राम की आगे फैमिली क्या है, आगे आगे। ग्राम की फैमिली फैबेसी फैमिली है। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको अगर याद आएगा, आप थोड़ा बहुत भी याद आएगा तब भी चलेगा, बिल्कुल अगर नहीं याद है तो फिर मुझे भी प्रॉब्लम होगी, है ना, कि आपको सर पढ़ना चाहिए इस चीज को, कि हमें बल्क भी तो इकट्ठा हो रहा है ना, कब पढ़ोगे फिर आप, ऐसे तो हर चैप्टर ऐड होता चला जाएगा। अब इसका फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम आएगा। किसी का फोन खुला हुआ है क्या, डिस्टरबेंस आ रहा है, आकाश? सर हाँ बताओ, बोलो, पूछो। सर जो फैबेसी फैमिली में सारे मतलब उसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबका जो सीड होगा नॉन एंडोस्पर्मस होगा। हाँ, वो हमें जर्नल पढ़ना है, हमें अगर कोई एक्सेप्शन होगा भी तो नहीं पढ़ना, हमारे लिए फैबेसी का मतलब नॉन एंडोस्पर्मस। ओके सर। ठीक है, जैसे जैसे ये था, मान लो जहां पे जरूरी था मैंने आपको खुद बताया कि सर लिखा तो है कि फैबेसी का फ्रूट पॉड हो या लेग्यूम होता है या लोमेंटम होता है, लिखा है एनसीईआरटी ने। अब लोमेंटम किस में होता है? फैबेसी के सारे आधे आधे में ऐसा है, तो वो चीज नहीं है। फैबेसी में अगर आप ग्राउंड नट लोगे तो ऐसा आएगा, अगर इमली लोगे, इमली भी ऐसी ही होती है, अगर आपने इमली का फ्रूट देखा हो, थोड़े रेक्टेंगुलर सीड होते हैं, सर देखा है। है ना, ये जैसा गोल है वैसा ये थोड़ा सा रेक्टेंगुलर है, वो भी कंस्ट्रिक्टेड पॉड हो गई। अगर आपने बबूल का फल देखा हो, बबूल के पेड़ पे जो फली आती है वो भी ऐसी होती है, तो इमली हो गई, बबूल हो गया। अब क्योंकि इमली और बबूल से ज्यादा कॉमन हमारे लिए मूंगफली है, इसलिए मैंने ग्राउंड नट एग्जाम्पल लिख दिया आपको, यस सर। है ना, कि जो इजी है वो आप याद कर सकते हैं। ग्राउंड नट आपकी बुक में भी अभी दिया हुआ है एग्जाम्पल में, तो ये है कि आपको वैसे भी याद हो जाएगा कि ग्राउंड नट में लोमेंटम, और बाकी इन जनरल जब पूछा जाएगा तो पॉड या लेग्यूम आंसर आएगा। अब इसके बाद फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला। डायग्राम तो एनसीईआरटी में बना हुआ है, आपको उसी से देखना पड़ेगा फ्लोरल डायग्राम कैसा है ना। फ्लोरल डायग्राम को अगर आप देखोगे तो इट लुक्स लाइक 5 होते हैं ना, तो पेंटा सा कुछ बना होगा, थोड़ा बनाना इसको मुश्किल है। ये एक ऐसे होगा, दूसरा ऐसे होगा, और तीसरा ऐसे है,
चौथा ये है, ये सब कैलिक्स बने, और पांचवा ये होगा। एक आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ये 2 3 4 5। अब पांचों क्योंकि जुड़े होते हैं तो इनको लाइन बना के जोड़ दिया गया। आपने लिखा ना भी गैमोसेफलस कंडीशन है, तो इनको जोड़ दिया गया, तो यानी 5 हो गए। अब मदर एक्सिस हमने यहाँ बनाया है, इसका मतलब ये ध्यान में रखना है कि भाई मदर एक्स, ये जो बीच में है, ये जो ऑड वाला आएगा कैलिक्स में, जो ऑड आएगा वो इधर जाएगा। ये इसको आप घुमा के ऐसे नहीं बना सकते, नेवर बी लुक्स लाइक दिस, ये गलत हो जाएगा। ये ऐसे ही बनेगा कि ये नुकीला वाला हिस्सा इधर जाए, है ना, ये ध्यान में रखने वाली बात है। फिर इसके अंदर क्या आएगा, करोला। करोला का तो यही बना है, तो आप इसी को उठा के बना दीजिए। ये एक सबसे बड़ा हो गया, फिर 2 इसके अंदर हो गए, उसी में जो येलो वाली है। फिर ये 2 ऐसे आएंगे, ये तो यही डायग्राम हमने उठा के बना दिया, तो ये करोला का डायग्राम हो गया। फिर इसके बाद क्या है, आपने लिखा है एंड्रोशियम 9+1 आएगा, तो उसमें एक आपने भी लिखा कि जो फ्री होता है वो पोस्टीरियर एंड पे अकेला होता है, और जो 9 होते हैं वो यहाँ जुड़े होते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप बुक में देखोगे, और इनको आपस में जोड़ दिया गया है। तो 9 स्टेमन ये है और एक अकेला ये, और सेंटर में मार्जिनल प्रेजेंटेशन आएगा। तो मैंने उस दिन भी आपको बना के दिखाया था कि अगर ये एक्सिस है तो मार्जिनल का मतलब ये होता है, ये प्लेसेंटा, ये ओव्यूल और ये ओवरी वॉल। इसको घुमा दोगे तो बेसल बन जाएगा, उस दिन भी आपको समझाया था। यहाँ भी अगर आप बुक में देखोगे तो ऐसे ही बना हुआ है। ये ओवरी हो गई, यहाँ पे ये प्लेसेंटा आएगा, इसमें एक ये ओव्यूल कट के आ गया, ये तो ये मदर एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेसेंटा की पोजीशन हो गई। तो ये डायग्राम को अगर आप समझोगे तो ऐसे ये मदर एक्सिस आप बनाओगे ही बनाओगे, तब ये सारी चीजें जो है वो पूरी हो पाएंगी। तो ये फैबेसी फैमिली के बारे में हो गया। इसका फार्मूला अगर लिखोगे तो फार्मूला लिखने का तरीका वही है कि जैसे ये फ्लावर कैसा है, इसमें ब्रैक्ट है या नहीं है, ये एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया, एक्चुअली होता नहीं है ब्रैक्ट, तो इसलिए उन्होंने लिखा भी नहीं कि इसमें ब्रैक्ट है या नहीं है। ठीक है, नहीं लिखा कोई बात नहीं, जितना लिखा है उतना याद करना जरूरी है। ये कैसा है, जाइगोमार्फिक है, तो जाइगोमार्फिक का साइन हो गया। बाइसेक्सुअल है तो हमने, सॉरी ये अंदर कुछ नहीं बनेगा, ये बाइसेक्सुअल का साइन बना दिया। अब कैलिक्स में नंबर ऑफ सेपल कितने हैं, 5, और वो सारे फ्यूज हैं, गैमोसेपलस कंडीशन ली हमने, तो पांचों को फ्यूज कर दिया। करोला कैसे अरेंज है, ये लिखा है 1 + 2 + 2 फ्यूज होंगे, तो ऐसे लिखा जाएगा 1 + 2 + 2 फ्यूज हो जाएंगे। फिर आएगा एंड्रोशियम, यहाँ पे कंडीशन क्या है, 9+1, 9 फ्यूज होते हैं, एक अकेला फ्री होता है। गायनीशियम में एक ही कार्पेल है, मोनोकार्पुलरली है, सुपीरियर ओवरी है। तो जब आप इसको रीड करोगे तो फार्मूला इस तरीके से लिख के आ जाएगा। सर जो आपने इसके अंदर से वो स्पाइरल जैसे कुछ बनाया वो क्या है? कहाँ पे, ये ये वाला कह रहे हैं, ये 9 स्टेमन है। आप अपनी बुक में देखो तो यहाँ पे 9 स्टेमन बने होंगे, 9+1 है ना, तो 9 जुड़े होंगे और एक यहाँ पे फ्री होगा पोस्टीरियर एंड पे मदर एक्सिस की तरफ। ओके सर। है ना, तो ये डायग्राम हो गया, ये फार्मूला हो गया। इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है, आपकी बुक में बना हुआ है तो इंपॉर्टेंट है। अब आता है फैमिली के एग्जाम्पल्स, कि अगर फैमिली के एग्जाम्पल्स दिए तो वो तो आपको याद करने हैं, किसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये भी देखना है। केल्विन के मॉड्यूल में हो सकता है कुछ एग्जाम्पल ज्यादा लिखे हों, एक्सेप्टेड। आपको कम करने हैं तो एनसीईआरटी में जो दिए हैं वो जरूर याद कर लीजिएगा। जिसका कॉमन नेम दे रखा है एनसीईआरटी ने, उसका बोटेनिकल नेम आपको एक्स्ट्रा याद करना है, और जिसका बोटेनिकल नेम एनसीईआरटी ने दे रखा है उसका कॉमन नेम क्या है वो भी एक्स्ट्रा याद करना है। इतना फेरबदल तो नीट में चलता है कि वो कॉमन नेम को बोटेनिकल नेम से या बोटेनिकल नेम को कॉमन नेम से रिप्लेस कर देंगे। तो इसका मतलब है जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है वो तो आपको सारे याद करने हैं, कॉमन नेम एज वेल एज इंग्लिश नेम, बोटेनिकल नेम। और जो आपको एक्स्ट्रा दे रखे हैं अगर मॉड्यूल में, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, तो उसके हिसाब से आप चाहे तो उन्हें छोड़ दीजिए, चाहे तो याद कर लीजिए, आपकी अपनी चॉइस है ना। बट जो एनसीईआरटी के वो सारे एग्जाम्पल याद करने। जैसे फैबेसी फैमिली को आप पल्स फैमिली कहते हैं, मतलब जो दालें हैं वो बेसिकली इस फैमिली में आती हैं, है ना। अब कौन कौन सी दाल आप जानते हैं, तो उसमें से जैसे चना हो गया, है ना, चना जो बेसन वाला जो चना है वो, पिजन पी, पिजन पी रेड ग्राम, लाल कलर का होता है तो रेड ग्राम बोलते हैं, दैट इज कैजेनस कैजान, बोटेनिकल नेम अगर बुक में लिखा है तो ठीक है। ऐसे पी सब जानते हैं, पाइजम सटाइवा मटर का जो प्लांट है वो हो गया। अरहर की दाल हो गई,
अरहर हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया, छोले है, राजमा है, सोयाबीन है, सब इसी फैमिली के मेंबर हैं। इनमें से कुछ के बोटेनिकल नेम आपकी बुक में लिखे होंगे। लाइक पी है तो पाइजम सटाइवम हो गया, अरहर साइसर कहते हैं उसे, रेड ग्राम इंपॉर्टेंट है, कैजनस कैजान वो याद रखिएगा। काउपी लोबिया को कहते हैं, लोबिया की फली भी आती है मार्केट में सब्जी के हिसाब से, और लोबिया की दाल भी आती है। लोबिया इज विग्ना साइनेंसिस, काउपी कहते हैं उसे। 12th की बुक में काउपी लिखा हुआ है एक जगह पे, इंपॉर्टेंट है वो। तो काउपी इज विग्ना साइनेंसिस। और विसिया फाबा ब्रॉड बीन कहलाती है, जो सेम की फली होती है, पतली सी चपटी सी सेम जो आती है फली, वो विसिया फाबा है। उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया फैबेसी, है ना। तो फैबेसी फैमिली का जो टाइटल दिया गया वो विसिया फाबा की वजह से दिया गया, जिसको हम रेड सेम। ग्राम क्या है? रेड ग्राम का कैजानस कैजान है, आप बुक में देखोगे तो मिल जाएगा, मैं लिखूंगा तो टाइम लगेगा, वो तो आपको याद ही करने हैं, मैं भी लिखूंगा तो स्पेलिंग ही लिखूंगा। नोट सबके पास हैं ही आपके, तो आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं, कैल्विन के मॉड्यूल से भी देख सकते हैं। तो ये सारी दालें हैं तो ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है दालें प्रोटीन का सोर्स होती हैं, सो दे आर द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो इसलिए हम उनको कंज्यूम करते हैं। सर हाँ सर एनसीईआरटी में रेड ग्राम में लिखा। रेड ये ग्राम, सर कई सारे एग्जाम्पल्स अब शायद नई वाली बुक में नहीं है। यस तो वो आप सर। टैली कर लीजिएगा, अगर किसी के पास नई बुक हो, नहीं तो सीबीएसई की साइट से डाउनलोड कर लीजिए इस वाले चैप्टर को, और देख लीजिए उसमें से कितने एग्जाम्पल हैं कितने नहीं है, क्योंकि हम तो मेडिकल में ज्यादा ही पढ़ाते हैं। बस ये है कि हम जो पढ़ाते हैं उसमें एनसीईआरटी इंक्लूडेड हो जाएगी। अगर हमारे वाले एक्सक्लूड करने हैं तो आपको एक बार देखना पड़ेगा कि क्या एनसीईआरटी में है और क्या एनसीईआरटी में नहीं है, ओनली फॉर एग्जाम्पल पर्पस। बाकी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है जो अभी हमने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा, वो तो सारा एनसीईआरटी में गिवन है, उससे तो कुछ में हटके नहीं है, वो तो सेम है। केवल एग्जाम्पल को लेके ये बात हो सकती है कि सर ये वाला एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो वो आप देख लीजिए एक बार कौन कौन सी दालों के नाम एनसीईआरटी ने मेंशन किए हैं, उनके बोटेनिकल नेम या उनके इंग्लिश नेम, बस वो आपको पता होने चाहिए। और ये भी केवल पल्सेस की बात में आएगा कि मतलब फैबेसी फैमिली की जब आप इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को अलग अलग हेडिंग में दे रखा है, लाइक पल्सेस जो दालें हैं, इसको बस एक बार चेक करना है कि कौन कौन सी दालों के नाम बुक में दे रखे हैं। दूसरा जैसे एडिबल ऑयल है, ऑयल बेस्ड क्रॉप कौन सी है, तो ऑयल बेस्ड में तो सबको पता है कि एक ग्राउंड नट है, मूंगफली का तेल आता है, ग्राउंड नट इज अरेकिस हाइपोजिया, बुक में लिखा होगा, कोई जरूरत नहीं है आपको अभी आप लिखें। और एक सोयाबीन जानते हैं, सोयाबीन का तेल आता है, दिस इज ग्लाइसिन मैक्स। ये दोनों तेल हैं, मतलब वो प्लांट जो फैबेसी फैमिली के हैं और ऑयल बेस्ड क्रॉप कहलाती हैं, दैट इज ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, तो वो आपको याद रखना है। फाइबर अगले चैप्टर में दिया हुआ है आपकी बुक में, जहां से फाइबर मिलता है, जो हम जैसे जूट होता है, फाइबर फ्लेक्स होता है, हेम्प होता है, तो जो हेम्प है वो यहाँ से मिलता है, दिस इज कॉल्ड सन हेम्प। ग्लाइसिन के आगे क्या लिखे? क्या चीज? ग्लाइसिन के आगे क्या लिखे? मैक्स, MAX। ये प्लांट है क्रोटोलेरिया जेंसिया, ये सन हेम्प है। अगर आप जानते हो तो मार्केट में जैसे जूट की रस्सी आती है, फ्लैक्स की भी रस्सी आती है, एक सनई की रस्सी आती है, तो सुना है किसी ने? सनई की रस्सी वो होती है जिससे चारपाई वगैरह बनाते हैं, सॉफ्ट सी होती है, शाइन करती है, हल्के से येलो कलर की होती है, वो खुरदुरी नहीं होती, जैसे जूट की रस्सी तो चुभेगी, सनई की रस्सी बहुत सॉफ्ट होती है। तो दैट प्लांट इज क्रोटोलेरिया जेंसिया, जहां से वो फाइबर मिलता है जिससे वो रस्सी बनाई जाती है, तो दैट फाइबर इज सन हेम्प। और इसको आप अगले चैप्टर में भी पढ़ोगे, वहां भी एनसीईआरटी ने दिया है, हेम्प फाइबर करके लिखा होगा ये वाला प्लांट। अगर आप कलरिंग के हिसाब से पढ़ेंगे तो डाई का एग्जाम्पल है बुक में, इंडिगो फेरा, ये ब्लू कलर की डाई, जैसे अभी तो सिंथेटिक नील आता है कपड़ों में ब्लू कलर के लिए, जैसे होता है व्हाइट कपड़ों में हम नील लगाते हैं, अभी तो ये उजाला का ट्रेंड आ गया, बट पुराने टाइम पे ऐसा नहीं था। एक प्लांट बेस्ड डाई थी जिसको हम इंडिगो बोलते थे, इंडिगो इज फॉर ब्लू, तो ब्लू कलर की डाई है, तो ट्री का नाम है ये इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया, इसके इससे बार्क से हमें जो है वो ये डाई मिलती है, कलरिंग सर कंपाउंड आपकी मिलता है। आवाज बहुत ब्लर हो रही है।
बेटे कोई जरूरत नहीं है, आज अगर स्क्रीन ब्लर भी हो रही है तब भी कोई इशू नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, आपके पास बुक है ना, आप यस तो बुक में देखिए ना, बुक में इंडिगो फेरा लिखा हुआ है, बुक में इंडिगो फेरा भी लिखा है, बुक में हेम्प फाइबर भी लिखा है, बुक में सोयाबीन भी लिखा है, बुक में ग्राउंड नट भी लिखा हुआ है, सब लिखे हुए हैं। जो इशू है वो केवल पल्स को लेके आएगा बस, कि पल्स में कुछ ज्यादा नाम दिए होंगे केल्विन के मॉड्यूल में और एनसीईआरटी में कुछ कम होंगे, बाकी जितने भी हैं वो सब एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। और केल्विन का मॉड्यूल भी आपके पास होगा, केल्विन का मॉड्यूल तो आपको सॉफ्ट कॉपी में मिला होगा ना, आप उसको अपने ई काइट ऐप पे एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाद कर लीजिएगा, उससे भी आप देख लेंगे, है ना। और फिर भी अगर किसी को लग रहा है तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके मॉड्यूल का वो भी भेज दूंगा, आप उससे भी आराम से चाहे तो पढ़ लीजिएगा, है ना। सर पल्सेस के बोटानिकल नेम्स करने हैं? हाँ, जो एनसीईआरटी ने दे रखी है पल्सेस वो पढ़नी है आपको, है ना। सर वैसे मॉर्फोलॉजी के एनसीईआरटी में लिए किसी भी पल्स के बोटानिकल नेम्स नहीं दे रखे हैं अभी। लेकिन आगे यूज तो होंगे, जैसे पी का यस पाइजन सर, यस सलाइवा सर। में यहाँ नहीं पढ़ोगे तो जेनेटिक्स में पढ़ोगे, ऐसे स्वीट पी का लथारस ऑडोरेटस है वो भी आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे, है ना। वीसिया फाबा आगे आपको जेनेटिक्स में मिल जाए, ये तो वो प्लांट है जो जेनेटिक्स में कहीं ना कहीं यूज करेंगे, तो ये सारे नाम तो आ ही जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि मान लीजिए अगर मैं ना पढ़ाऊं, वीसिया फाबा सोयाबीन को कहते, ये सॉरी, वीसिया फाबा जो है वो अ, इसको हम बीन को कहते हैं, फ्लैट बीन को, तो ये बताना जरूरी है, क्योंकि वीसिया फाबा 12th की बुक में तो लिखा हुआ है, लेकिन वीसिया फाबा फैबेसी का मेंबर है, ये तो यहाँ फैबेसी में नहीं लिखा हुआ, तो आप कैसे कोरिलेट करोगे अगर आ गया तो। इतने काम के लिए मेरी जरूरत है कि हाँ वीसिया फाबा फैबेसी फैमिली का मेंबर है, तो आपको याद रखनी है। तो ये तो यस आपको सर। करना पड़ेगा कि जिसका कॉमन नेम है उसका बोटेनिकल नेम, जिसका बोटेनिकल नेम है उसका कोई कॉमन या इंग्लिश नेम अगर है तो वो, बोटेनिकल नेम तो सबका होगा, इंग्लिश नेम या कॉमन नेम आपको मिलेगा नहीं मिलेगा वो एक कंसर्न हो सकता है, तो वो आपको याद करना ही करना है ना, दैट इज हैव टू लर्न, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उतना तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा आपको। सो ये इंडिगो फेरा हो गया, ब्लू कलर की डाई, ये नील कहते हैं, नीली लिखा हुआ है NEEL, जैसे कपड़ों के कलरिंग के लिए आता है, तो इंडिगो फेरा ये ट्री है। जैसे अभी तक ये था कि हम ट्री हर्बेशियस प्लांट ही तो होते हैं फैबेसी फैमिली में, दालें तो सारी ऐसी होती हैं, तो ट्री वाला कौन सा प्लांट है, तो इंडिगो फेरा, ये प्रॉपर ट्री है और फैबेसी फैमिली का ट्री है। सर और बोलो, लास्ट में मेडिसिन दिया है। सर ट्री और हर्बेशियस प्लांट में डिफरेंस क्या होता है? ट्री की जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है वो ट्री है, जिसकी हाइट नहीं है ना के बराबर है वो हर्ब है। जैसे पालक हो गया, पालक ट्री होना है, पालक हो गया, धनिया हो गया, मेथी हो गया, सोया हो गया, या कद्दू की बेल हो गई, ये सब हर्बेशियस प्लांट हैं। आम का पेड़ होता है, पेड़ और पौधे बोलते हो ना, यस सर। तो पेड़ मतलब ट्री और पौधे मतलब प्लांट, हर्ब, प्लांट मतलब हर्ब, तो हर्ब और ट्री यूजुअली वर्ड यूज किए जाते हैं। फिर दोनों के बीच में जो हाइट होती है वो श्रब आ जाती है, झाड़ी जिसे आप बोलते हैं, जैसे जैसे बरगद, इसका कीकर की झाड़ी हो जाती है, या फिर मान लीजिए ये बबूल की झाड़ बन जाती है, तो झाड़ का मतलब है श्रब। जो मीडियम साइज के ट्री होंगे उनको श्रब बोल दिया जाता है, जो टॉल ट्री है वो ट्री है ही, और जो फॉरेस्ट या ग्राउंड पे ग्रो करते हैं फ्लोर पे, जिनकी हाइट नहीं होती, वो सीधे खड़े नहीं हो सकते, फैल जाते हैं, वो हर्ब कहलाते हैं। और सर अंडर श्रब? श्रब और के नीचे जो आएगा वो अंडर श्रब, वो कैटेगरी फिलहाल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। जब आप क्लासिफिकेशन में पढ़ते हो तो थियोफ्रेस्टस ने अंडर श्रब की एक कैटेगरी बनाई थी, वो वहीं पे पूछी जाती है, यहाँ तो कुछ ऐसा आएगा नहीं। अंडर श्रब बहुत रिमार्केबल कैटेगरी नहीं है, 3 ही हैबिटेट होती हैं, हर्ब, श्रब, ट्री। ओके सर। मेडिसिन में एक नाम आपकी बुक में मुलेठी दिया होगा, मुलेठी लिकोराइस बोलते हैं इंग्लिश में, स्पेलिंग मुझे पता नहीं क्या है, मुलेठी कैसे भी लिख लीजिए, लिकोराइस, ये याद रखिएगा, इंग्लिश नेम लिकोराइस है, बोटेनिकल नेम लिखेंगे तो ग्लाइसीराइजा, इसकी रूट यूज करते हैं हम, ग्लैब्रा, सो ग्लाइसीराइजा ग्लैब्रा इज मुलेठी। मुलेठी थ्रॉट इन्फेक्शन, गले में खराश होती है तो बहुत बेस्ट रेमेडी मानी जाती है आयुर्वेद के हिसाब से, तो मुलेठी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू फैमिली फैबेसी। इसके स्टेम, इसके रूट को जो है वो यूज कर लेते हैं ना, रूट के टुकड़े आते हैं, मुलेठी की लकड़ी आती है मार्केट में, पाउडर भी आता है,
लोग चाय में डाल के पी लेते हैं, या कफ सिरप में भी मुलेठी होती है, सभी में होता है। सर ग्लाइसिन हाइजर लिखा है। ग्लाइसीराइजा, RRHIZA। ग्लाइसीराइजा, RRHIZA, ग्लेब्रा, GLABRA। सो ये फैबेसी फैमिली के बारे में हो गया। नेक्स्ट फैमिली सोलेनेसी। एक तो कंप्लीट कर ही लेते हैं। सोलेनेसी में पोटैटो है रिप्रेजेंटेटिव मेंबर, तो इसलिए वही पोटैटो फैमिली कहलाती है। इसको आप पोटैटो फैमिली बोल सकते हैं। एनसीईआरटी से देखिएगा जो मैं आपको फीचर्स बता रहा हूँ। क्या क्या फीचर्स हैं? लार्ज फैमिली है, मतलब नंबर ऑफ जनरा बहुत ज्यादा है, इसलिए लार्ज लिख दिया गया। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक, टेम्परेट, मतलब हर जगह है, ऊंचाई पे भी मिल जाएंगे आपको सोलेनेसी के। जैसे कैप्सिकम है तो शिमला और शिमला से ऊपर भी ग्रो कर जाती है, और कैप्सिकम आपको प्लेन्स पे भी ग्रो करते हुए मिल जाएगी, और दोनों के बीच की जो जगह होगी वहां भी मिल जाएगी। मतलब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, हर एरिया के अंदर ये प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। हैबिटेट में अगर आप देखेंगे तो प्लांट्स में तीनों पॉसिबिलिटी है, हर्ब भी है, श्रब भी है, ट्रीज भी है। ट्री हालांकि बहुत बड़े ट्री नहीं है, टॉल ट्री जैसा कुछ नहीं है, सिंपल ट्री जो हो सकते हैं उस टाइप के प्लांट यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। स्टेम कैसा होगा? हर्बेशियस, अगर अगर मान लीजिए हर्ब है तो स्टेम कैसा हो गया? हर्बेशियस हो गया। रेयरली वुडी। वुडी का मतलब हम पढ़ते हैं सेकेंडरी ग्रोथ से, अगला चैप्टर जब पढ़ोगे एनाटॉमी तो उसमें समझाया जाएगा आपको कि जहां वुड वर्ड यूज करते हैं उसका मतलब होता है कि सेकेंडरी ग्रोथ हुई है। तो यहाँ पे क्योंकि प्लांट बहुत सारे एनुअल हैं, एक साल में लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, तो वुड बनने का ऑप्शन आता ही नहीं। तो बहुत कम प्लांट ऐसे हैं जो वुडी स्ट्रक्चर होंगे। स्टेम एयर में ही प्रेजेंट है, एरियल लिख दिया गया। सीधा होता है तो इरेक्ट हो गया। पतला सा होगा, सिलिंड्रिकल हो गया। ब्रांचिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, अंदर से सॉलिड भी हो सकता है, खाली हॉलो भी हो सकता है। उसके ऊपर फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, तो हेयरी स्टेम भी हो सकता है। लेकिन पोटैटो में आपको मैंने पढ़ाया था कि अंडरग्राउंड स्टेम होता है ना। पोटैटो इसी फैमिली का मेंबर है, और पोटैटो में अंडरग्राउंड स्टेम का नाम क्या था? ट्यूबर। अंडरग्राउंड स्टेम में आपने एक नाम लिखा था ट्यूबर, ट्यूबर का एग्जाम्पल था पोटैटो। तो पोटैटो में अंडरग्राउंड स्टेम है। इसके अलावा नॉर्मली स्टेम एरियल होगा, इरेक्ट होगा, सिलिंड्रिकल होगा, सॉलिड या हॉलो दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं। और उस पर हेयर प्रेजेंट होंगे तो वो हेयरी या ग्लैब्रस कहलाता है। ग्लैब्रा हेयर को ही बोलते हैं, तो हेयरी या ग्लैब्रस टाइप का स्टेम एग्जिस्ट करेगा। लीफ यहाँ पे पढ़ोगे तो फिर ऑल्टरनेट आ गया, यानी कि मालवेसी में भी ऑल्टरनेट हो गया, फैबेसी में भी ऑल्टरनेट हो गया, सोलेनेसी में भी ऑल्टरनेट हो गया। ये एग्जाम्पल और ऐड हो गए। लीफ सिंपल होगी, यहाँ पे कंपाउंड लीफ नहीं होती, तो लीफ कैसी है? सिंपल लीफ हो गई है। हालांकि रेयर केस में पिन्नेटली कंपाउंड मिल जाएगी, जैसे आपने फैबेसी फैमिली में देखा है, अभी पढ़ा था हमने इससे पहले। तो फैबेसी फैमिली में आपने क्या पढ़ा था कि वहां भी सिंपल या पिन्नेटली कंपाउंड का ऑप्शन था, ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी का। यहाँ भी सेम चीज है, ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी है, सिंपल और रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड है। लेकिन फैबेसी फैमिली के अंदर आपने पढ़ा था कि लीफ के बेस पे जो आउटग्रोथ आपको पढ़ाई थी मैंने, स्टिप्यूल, वो प्रेजेंट था। फैबेसी फैमिली की जो लीफ थी वो स्टिपुलेट थी। सोलेनेसी में स्टिप्यूल नहीं होता। जब स्टिप्यूल नहीं होगा तो फैमिली कैसी बन जाएगी, ये लीफ कैसी बन जाएगी? एक्स स्टिपुलेट। और क्योंकि ये भी डाइकॉट की फैमिली है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी रेटिकुलेट वेनेशन होगा। तो अगर आप लीफ के हिसाब से देखोगे तो सोलेनेसी की लीफ में और फैबेसी की लीफ में एक मेजर डिफरेंस आया, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्टिप्यूल। तो स्टिप्यूल क्योंकि प्रेजेंट था तो स्टिपुलेट लीफ हो गया फैबेसी में, स्टिप्यूल यहाँ पे नहीं है तो एक्स स्टिपुलेट हो गया सोलेनेसी में। तो ये चीज हमारे काम की है, ये हमें ध्यान में रखनी है। फिर आएगा इन्फ्लोरेसेंस। अकेला फ्लावर होगा, आपको पढ़ाया था सॉलिटरी फ्लावर होता है तो अकेला कहलाता है। एक्सिल में होगा तो एक्सिलरी, टिप पे होता है तो टर्मिनल। यहाँ कैसा है? सॉलिटरी एक्सिलरी है, अकेला फ्लावर होगा, लीफ के एक्सिल में होगा। हालांकि उस दिन भी बताया था, यहाँ भी आप देख सकते हैं सोलेनम एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है। रेसिमोज, साइमोज आपको इन्फ्लोरेसेंस पढ़ाए थे, तो यहाँ पे रेसिमोज की जगह इन्फ्लोरेसेंस कैसा आ रहा है? साइमोज। तो सोलेनम जीनस है, सोलेनम जीनस के जितने मेंबर हैं उन सब में साइमोज आएगा। बाकी कैसा होगा? सॉलिटरी एक्सिलरी होगा। फ्लावर होता कैसा है? बाइसेक्सुअल होता है, एक्टिनोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक का एक ही एग्जाम्पल था, आपको करा दिया था मैंने, फैबेसी। इसके अलावा जितनी फैमिली हम पढ़ेंगे सब जगह एक्टिनोमॉर्फिक आएगा। फ्लावर
और कैसा होगा पोजीशन के हिसाब से? हाइपोगाइनस, क्योंकि ओवरी सुपीरियर है तो फ्लावर कैसा हो जाएगा? हाइपोगाइनस हो जाएगा। तो हाइपोगाइनस हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक हो गया और बाइसेक्सुअल हो गया। कैलिक्स में सेपल का नंबर कितना है? 5 और परसिस्टेंट कैलिक्स होते हैं। आपको कैलिक्स के मॉडिफिकेशन में पढ़ाए थे मैंने कि बैलून लाइक कैलिक्स होंगे फाइसेलिस में, और ब्रिंजल के अंदर क्राउन लाइक परसिस्टेंट कैलिक्स हैं, 5 नंबर में होते हैं। जो बैगन के ऊपर क्राउन सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो कैलिक्स का मॉडिफिकेशन है। तो मैंने आपको कैलिक्स के मॉडिफिकेशन में ये परसिस्टेंट कैलिक्स पढ़ाए थे। वही एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं। एग्जाम्पल में फाइसेलिस और ब्रिंजल, यही दोनों नाम दिए होंगे। एस्टिवेशन वेलवेट, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती पांचों की, तो एस्टिवेशन कैसा हो गया? वेलवेट। वेलवेट कैलोट्रोपस में भी हो गया, वेलवेट फैबेसी फैमिली में भी हो गया, वेलवेट ब्रेसिकेसी में भी था, वेलवेट सोलिनेसी में भी आ गया, है ना। तो आप देखते जाइए कि कितनी चीजें जो है वो एडअप होती चली जा रही हैं। करोला में पेटल 5 है, फ्यूज हो जाएंगे। एस्टिवेशन यहाँ भी वेलवेट है, यहाँ तो कैलिक्स का भी वेलवेट है, करोला का भी वेलवेट है। ऐसे ही मस्टर्ड में था, कैलिक्स का भी वेलवेट, करोला का भी वेलवेट। लेकिन फैबेसी में ऐसा नहीं था। फैबेसी में कैलिक्स का वेलवेट था, रेयरली इम्ब्रिकेट, और करोला का तो पैप्लियोनेशियस या वैक्सिलरी था। तो ये भी उस दिन आपको शुरू में बताया था कि एक ही एस्टिवेशन भी दोनों में हो सकता है या दोनों के अलग अलग एस्टिवेशन भी हो सकते हैं। एंड्रोशियम में स्टेमन 5 है, पांचों अलग अलग हैं, तो पॉलीएंड्रस सिचुएशन हो गई, लेकिन पेटल से जुड़े होंगे। जब एंड्रोशियम पेटल से जुड़ा होगा तो क्या बोलते हैं? एपीपेटलस। आपको मैंने पढ़ाया था एडहेशन ऑफ स्टेमन में, एपीपेटलस की। जब स्टेमन पेटल से जुड़ जाएगा तो एपीपेटलस बोलते हैं। और ऊपर एक आर्क बना के दिखा दिया जाता है, तो सी और ए के ऊपर एक लाइन सी बनी होगी, आर्क, जो एपीपेटलस कंडीशन को शो करती है। गायनीशियम में आपको पढ़ाया था मैंने कि एक्साइल प्रेजेंटेशन है, बाई कार्पलरली होती है, दोनों कार्पल फ्यूज हो जाती है, यानी सिन कार्पस हो गई, सुपीरियर ओवरी हो गई। अंदर एक्साइल प्रेजेंटेशन है तो जितनी कार्पल उतने चैम्बर, यानी कि 2 चैम्बर होंगे, बाई कार्पलरली बाइलॉकुलर हो गई। एक्साइल प्रेजेंटेशन हो गया, सोलन प्रेजेंटा है, कई सारे ओव्यूल होते हैं। एक रिमार्केबल फीचर क्या है कि अगर आप इसके फ्लोरल डायग्राम को देखोगे ना, तो ये अगर एक्सिस है, तो जब आप इसको बनाओगे प्रेजेंटेशन को, तो जो प्लेसेंटा है वो साइड में आता है, तिरछा होता है, ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी होती है। ये सोलेनेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसको आप घुमा नहीं सकते, ऐसे ही बनेगा, यहाँ पे सीड्स या ओव्यूल आ जाएंगे। जब भी बनाया है हमने ऐसे ही बनाया हुआ है। तो ये एक्सिस से लेफ्ट में झुकी हुई होती है, इसको बोलते हैं ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी। ये एक्सिस है, मदर एक्सिस, ये इसके लेफ्ट में झुका हुआ है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी। सो बाइकार्पुलरली है, सिन कार्पस है, बाइलॉकुलर है, ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी है, एक्साइल प्रेजेंटेशन है, सोलन प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा फूल जाएगा सेंटर में, स्वेल कर जाएगा, तो सोलन प्लेसेंटा हो गया, और मैनी ओव्यूल, बहुत सारे आपको ओव्यूल या सीड नजर आ ही रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये हो गया। फ्रूट क्या आएगा? फ्रूट कहलाता है बेरी या कैप्सूल। जैसे धतूरा का फ्रूट आप 12th में पढ़ोगे, आपको पढ़ाया जाएगा। धतूरा का, जिसने भी धतूरा देखा है नेचर में वो कैप्सूल है, और जिसने भी टमाटर देखा है वो बेरी है। टोमेटो फ्लैशी होता है, सबको पता है, टोमेटो में गुदा होता है, पल्प होता है जिसे आप यूज करते हैं। धतूरा में कुछ खाने लायक तो है नहीं, धतूरा कैप्सूल का एग्जाम्पल है। तो आपको ध्यान रखना है कि मोस्टली बेरी है, रेयरली कैप्सूल है। ये इंपॉर्टेंट है कि कैप्सूल रेयर है, मोस्ट ऑफ द केस में कैसा होगा? बेरी होगा। तो टमाटर बेरी होता है और धतूरा कैप्सूल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये फ्रूट के हिसाब से हो गया। सीड, यहाँ पे जितने ओव्यूल है उतने सीड बन जाएंगे, और एंडोस्पर्मस है, मैच्योरिटी पे एंडोस्पर्म होगा तो उसके हिसाब से सीड्स कैसे हो गए? एंडोस्पर्मस हो गए। तो ये हमें ध्यान रखना है। फार्मूला जैसे आप बनाओगे तो एक्टिनोमॉर्फिक है तो ये साइन बन गया, बाइसेक्सुअल है तो ये साइन बन गया, कैलिक्स 5 है, पांचों जुड़ गए तो ये साइन हो गई, करोला 5 है, पांचों जुड़ गए तो ये कंडीशन हो गई, एंड्रोशियम 5 है लेकिन ये पेटल से जुड़े हैं तो ऊपर एक आर्क बना दी गई, गायनीशियम में बाई कार्पेलरली है, सिन कार्पस है, सुपीरियर ओवरी है। तो ये फ्लोरल फार्मूला हो गया। एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5 फ्यूज्ड, करोला 5 फ्री, एंड्रोशियम 5 एपीपेटलस, गायनीशियम बाइकार्पुलरली, सिन कार्पस, सुपीरियर ओवरी। ये पढ़ने का तरीका हो गया। डायग्राम आपकी बुक में बना है। डायग्राम में नोटिस करने की चीज केवल यही है कि जब आप डायग्राम को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो साइड में झुका हुआ है, लेफ्ट की तरफ जो है वो झुकी होती है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसी से पहचान लेते हैं कि ये सोलिनेसी फैमिली है।
जब भी आपको ये डायग्राम थोड़ा सा सेंटर में जो कार्पेल है, जो प्रेजेंटेशन बना हुआ है, वो झुका हुआ दिखाई दे लेफ्ट में, आप मान लीजिए कि वो सोलेनेसी फैमिली का डायग्राम है। इसको पहचानने का तरीका ही यही है। ऐसे ही ब्रेसिकेसी को पहचानने का तरीका क्या है, 2+4, जो आपने स्टेमन में टेट्राडायनेमस लिखा था, क्योंकि वो फीचर आपको कहीं और नहीं मिलेगा। फैबेसी को पहचानने का तरीका क्या था, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ये वैक्सिलरी, क्योंकि ये वाला आपको कहीं और नहीं मिलता। ये स्ट्रक्चर बना हुआ है कि एक सबसे बड़ा, दो और छोटे, दो सबसे छोटे, और पोस्टीरियर से एंटीरियर तक, तो ये केवल फैबेसी पे मिलेगा। इसी से फैबेसी को पहचान लेते हैं। हमें हमेशा वो फीचर देखने होते हैं जिनसे हम रिकॉग्नाइज कर सकें। कम टाइम में हमारा काम पूरा हो जाएगा कि ये डायग्राम किसका बना हुआ है। और फार्मूला तो आपको याद ही करना पड़ेगा, जैसा भी है सिचुएशन। एग्जाम्पल में अगर आप सर ये बेरी और बेरी मतलब टमाटर मान लीजिए, क्योंकि टमाटर को डिफाइन कैसे करते हैं, बेरी को डिफाइन कैसे करते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है कि बेरी फ्रूट का मतलब क्या है। हम कैसे डिफाइन करेंगे कि टोमेटो एक बेरी है, पपाया भी एक बेरी होता है, अमरूद भी बेरी होता है। तो बेरी को डिफाइन करने के कुछ चेंजेस, कुछ डेफिनेशन है, वो हमें पढ़नी नहीं है एक्चुअली। अगर होगा तो मैं आपको अगली क्लास में लास्ट में करा दूंगा एक साथ। लिलिएसी में भी यही दोनों फ्रूट है, बट लिलिएसी में नॉर्मली कैप्सूल है, रेयरली बेरी है, उल्टा है। सर कैप्सूल किसे का है ये? कैप्सूल जैसे भिंडी होती है ना, वैसा कुछ मान लीजिए आप। जैसे भिंडी एक कैप्सूल है, हालांकि भिंडी और धतूरा दोनों के फ्रूट अलग अलग होते हैं। भिंडी लंबी होती है, धतूरा गोल सा होता है। लेकिन जैसे भिंडी फटती है, जैसे भिंडी खुलने के बाद दिखाई देगी नेचर में, वैसा ही कैप्सूल आएगा। हालांकि कैप्सूल फ्लैशी नहीं होता, कैप्सूल ड्राई फ्रूट होता है, सूखा होता है। कैप्सूल में गुदा नहीं होता। भिंडी में भी गुदा होता है क्या? पल्प नहीं होता ना भिंडी में, टमाटर में पल्प होता है। नहीं होता। तो उसी से आइडिया लगाइए यस आपने। सर। जो फ्लैशी है, जिसमें गुदा होगा, वो बेरी हो गया। जो सूखा सा होगा, ड्राई फ्रूट होगा, वो कैप्सूल है। ड्राई फ्रूट के और भी एग्जाम्पल हैं, फ्लैशी के भी और एग्जाम्पल हैं, लेकिन अभी हम यही याद कर यस सकते हैं सर। कि बेरी फ्लैशी है और कैप्सूल ड्राई फ्रूट है। ये अंत होगा। ओके ड्राई सर। फ्रूट को ओके। काजू बादाम से कंपेयर नहीं करना होता, बिकॉज बॉटनी में ड्राई फ्रूट का मतलब है जिसमें जो पल्प है, जो गुदा है, वो ना हो। तो ऐसे फ्रूट्स को ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं। जैसे गेहूं का दाना हो गया, या सूरजमुखी का फूल हो गया, ये फ्लावर ऑफ फ्रूट हो गया, ये सब ड्राई फ्रूट्स के एग्जाम्पल आते हैं। एग्जाम्पल में आलू, बैंगन, ओके। टमाटर, शिमला मिर्च और मिर्च और रसभरी, 6 एग्जाम्पल हैं, सब जानते ही हैं। बोटेनिकल नेम याद कर लीजिएगा, आपकी बुक में दिए हैं। आलू सोलेनम ट्यूबरोसम हो गया, ब्रिंजल सोलेनम मेलॉन्जियाना हो गया, टोमेटो लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम है, कैप्सिकम कैप्सिकम फ्रूटिसेंस कहलाता है, चिली हरी मिर्च जो होती है, कैप्सिकम एनुअम हो गया, रसभरी जिसमें आपने बैलून लाइक कैलिक्स पढ़ा था, फाइसेलिस पेरुवियाना, वो हो गया। तो ये 5 फ्रूट्स और 5-6 जो भी हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम हो गए। ऑर्नामेंटल में रात की रानी सब लोग जानते हैं, नाइट जैस्मिन बोलते हैं, सेस्टर्नम नॉक्टर्नम बुक में लिखा होगा। और पिटूनिया, पिटूनिया एक बहुत कॉमन ऑर्नामेंटल प्लांट है। आप गूगल पर डालोगे तो आप देख के पहचान लोगे, अच्छा ये पिटूनिया का फ्लावर है। आपने जहां भी अगर गार्डन वार्डन घूमने जाते हो दिल्ली अली में कहीं, तो पिटूनिया का फ्लावर आपको बड़े आराम से दिख जाएगा। जाड़े हैं, अभी लगना शुरू हो गया है। तो पिटूनिया एक कॉमन ऑर्नामेंटल प्लांट है, लोग अपने घरों में भी, नर्सरी वाले भी बेचते रहते हैं। मेडिसिनल में धतूरा याद रखना है, 12th में आप धतूरा के बारे में पढ़ोगे। धतूरा से बहुत सारी दवाइयां बनती हैं। तो धतूरा स्टेमोमियम, उससे ड्रग मिलती है जिसको हम पेन रिलीवर और सिडेटिव, पेन रिलीवर मतलब एनाल्जेसिक, जो दर्द से छुटकारा दे, जैसे डिस्प्रिन टाइप की होती है। तो ये प्लांट बेस्ड है, वो सिंथेटिक है। और सिडेटिव का मतलब होता है जो नींद को इंड्यूस करती हैं, स्लीप इंड्यूस करने वाली टैबलेट्स सिडेटिव्स कहलाती हैं। तो धतूरा नींद भी हमें इंड्यूस करने में हेल्प करता है और दर्द को भी कम करता है। तो पेन रिलीवर यानी एनाल्जेसिक, और सेडेटिव यानी स्लीप को इंड्यूस करने वाली मेडिसिन में यूज होता है। एक और नाम दे रखा होगा एट्रोपा बेलाडोना, उससे जो ड्रग मिलती है वो बेलाडोना कहलाती है। जैसे आप आई टेस्टिंग कराने जाइए तो डॉक्टर आपकी आंख में एक ड्रॉप डालता है, जिससे होता क्या है, आपकी आंख कुछ देर के लिए खुली रहती है, मतलब बड़ी हो जाती है, वो प्यूपिल को डायलेट कर देती है। तो जो मेडिसिन आपके आई में डाली गई है, दैट इज बेलाडोना, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट एट्रोपा बेलाडोना, बिलोंग्स टू फैमिली सोलेनेसी। वो प्लांट बेस्ड ड्रग है जो आई के प्यूपिल को डायलेट कर देती है। आई समझते हैं आप जूलॉजी में, आपने आई का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो प्यूपिल भी जानते हैं। डायलेट करने का यस मतलब है बड़ा कर देना। तो बहुत यस। सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि प्यूपिल को डायलेट करने के लिए यूज होती है। आपको शायद बड़ा फनी सा लगे, लेकिन पुराने टाइम पे जब शूटिंग करते थे कि नागिन आ गई है, नागिन की आंखें बड़ी बड़ी दिखानी है, तो आंखें कैसे बड़ी रहेंगी, बिकॉज आई तो इनवॉलेंट्री होती है, आप पलके झपका ही लोगे अपनी।
बड़ी आंखें करने का तरीका क्या है, प्यूपिल को डायलेट कैसे करोगे, यूजिंग द बेलाडोना ये हो सकता है, 15-20 मिनट के लिए डायलेट हो जाएगी, फिर नॉर्मल शेप में धीरे धीरे आने लगेगी जैसे असर कम होगा। और नेचुरल ड्रग है तो कोई इसका मिस यूज नहीं है, मतलब कोई हार्म नहीं होती आई को। पहले क्या होता था, आज से 20-25 साल पहले एक छोटा सा लेंस फंसा देते थे वो जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो आई के डॉक्टर होते हैं, उससे आंख में दर्द भी होता था। लेकिन एक ही तरीका है, आई टेस्टिंग करनी है तो पीपल को तो डायलेट करना पड़ेगा ना, वरना देखोगे कैसे आई को। तो बेलाडोना कॉमनली एक मेडिसिन है जो आई को डायलेट मतलब प्यूपिल को डायलेट करने में यूज होती है। एक नाम अश्वगंधा दे रखा है, अश्वगंधा एंटी एजिंग प्लांट कहलाता है। अश्वगंधा भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्लांट है, इसी फैमिली का है, विदानिया सोमिनिफेरम, नर्व टॉनिक है और एंटी एजिंग है। फ्यूमिगेटरी में टोबैको सब जानते ही है, निकोशियाना टोबैकम, टोबैको अल्कोलाइड भी देता है बट टोबैको बेसिकली फ्यूमिगेटरी है, निकोटीन उससे मिलता है जो नर्व स्टिमुलेंट का काम करता है। और आप टोबैको के प्लांट को एज ए इंसेक्टिसाइड भी यूज कर सकते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में जो एनसीईआरटी में दे रखा है वही याद रखनी है आपको, ओके मतलब सर। किसकी क्या वैल्यू है। बॉटेनिकल नेम तो एक्स्ट्रा हो जाएंगे बट किसका का यूज है, तो जिसका यूज एनसीईआरटी ने दे रखा है वो याद कर लीजिए। सर हाँ बोलो। सर फ्यूमिगेटरी का मतलब क्या होता है? जो धुएं के तरीके से यूज होते हैं वो फ्यूमिगेटरी कहलाते हैं। तो आप तंबाकू धुएं की फॉर्म में यूज करते हो ना अधिकतर, सिगरेट, बीड़ी, सिगार, सब टोबैको बेस्ड ही तो है। और सर नर्व टॉनिक? नर्व टॉनिक का मतलब है कि जो नर्व को रिलैक्स करने में यूज करें, जैसे किसी की मसल को रिलैक्स करना होता है, किसी कभी नर्व को रिलैक्स करना होता है, कभी लिगामेंट को रिलैक्स करना होता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग स्ट्रेन होता है ना बॉडी में, कई बार अकड़ गई बॉडी हम कहते हैं। अब क्यों अकड़ गई, डॉक्टर बताएगा कि आपकी नर्व खिंच गई है, नसें खिंच गई हैं, या आपके लिगामेंट्स डैमेज हो गए, या आपकी मसल्स खिंच गई हैं। तो मसल अलग होती है, नर्व अलग होती है, जू में आपने दोनों टिश्यू को पढ़ा होगा। तो मसल को रिलैक्स करने वाले अलग हैं, मसल रिलैक्सेंट कहलाते हैं। नर्व को इंड्यूस करने वाले या फंक्शनिंग को प्रमोट करने वाले अलग होते हैं, वो नर्व टॉनिक कहलाते हैं। लिगामेंट्स को ठीक करने वाले अलग होते हैं, तो उस हिसाब से वर्ड यूज करते हैं। ओके सर। ये सब डॉक्टर के ही टर्म है। एनाल्जेसिक हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, एंटीपायरेटिक हो गया, सेडेटिव हो गया, है ना। तो इन सब के प्रॉपर मीनिंग मेडिकल साइंस के हिसाब से दिए जाते हैं। एक फैमिली बची है लिलियसी, वो हम कल करेंगे, और फिर हम एनाटॉमी भी कल स्टार्ट कर देंगे। सर हाँ सर ये सेडेटिव वगैरह जो आपने बताया था ये सब है केल्विन के मॉड्यूल में ना? हाँ लिखा हुआ है सब। ओके सर। देखो आप लोग मेरी बात 1 मिनट और सुनो, सब लोग अपने माइक बंद कर लो, है ना। मैंने जो भी आज पढ़ाया है, जो भी बोला अभी, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। मान लेता हूं कि 80% मिल जाएगा। फिर आपको केल्विन का मॉड्यूल मिला होगा, मैं ये मान लेता हूं कि आपको केल्विन की तरफ से सॉफ्ट कॉपी आपके ई काइट पे अवेलेबल कराई गई होगी फॉर द चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। उस सॉफ्ट कॉपी में आपको इन सबके डिस्क्रिप्शन के बारे में दिया होगा, जो भी मैंने अभी बोला मोर और लेस दिया होगा, बिकॉज देख के तो नहीं बोला, लेकिन अधिकतर चीजें आपको उसमें से मिल जाएंगी। अगर आपको लगता है कि ये नाम ज्यादा है जो केल्विन के मॉड्यूल में, तो आप उस पे से हाईलाइट कर लीजिएगा कि कौन सा नाम एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। जो मैच कर रहा है वो याद रखना है, उसका कॉमन नेम भी और उसका बोटेनिकल नेम भी। फिर भी अगर बाई चांस मैं मान लूं कि किसी के पास ई काइट पे सॉफ्ट कॉपी में मॉर्फोलॉजी चैप्टर नहीं है, तो मैं इसके नोट्स जब भेजूंगा तो उसमें केवल फैमिली वाला सेक्शन कट करके पेस्ट कर दूंगा, तो आप चाहें तो वहां से भी देख लीजिएगा। दैट इज व्हाट आई कैन डू, जो मैं कर सकता हूँ वो यही है। अगर मैं लिखता तो ये एक फैमिली भी आज पूरी नहीं होती, बिकॉज लिखने में तो मुझे वही वर्ड लिखने जो मैंने पीछे मॉर्फोलॉजी में आपको पढ़ा दिए, तो मुझे नहीं लगता उसको रिपीट करने की जरूरत है। बस उसको आपको समझने के लिए रिपीट करना है, मोस्ट वेलकम। कल करेंगे तो फिर कर लेंगे, वो भी कोई इशू नहीं है। बट डिक्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना। एक ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, स्टिपुलेट का मतलब क्या होता है, या रेसिमोस साइमोस का मतलब क्या है, हाइपोगाइनस सुपीरियर का मतलब क्या है, ये सब तो टर्म्स मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए ना, इसीलिए। और उनकी जगह एग्जाम्पल भी मैंने फैमिलीज ही लिखाई है कि ये फैबेसी फैमिली में है, ये सोलेनेसी में है, ये इसमें है। वही तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, कुछ नया तो ना पढ़ा रहा हूँ, केवल एग्जाम्पल नए हैं। फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला नया है, वो आपको बुक से याद करने ही करने हैं, उसमें तो कोई सोल्यूशन है नहीं हमारे पास। चलो है ना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, ठीक है। प्रॉबेबली कल होगी तो कल बात करते हैं फिर। ओके बाय।